क्या हम ये कह सकते हैं कि चाइना आज की तारीख में सुपर पावर बन चुका है? जब यूएस किसी देश के ऊपर सैंक्शन लगाता है, रशिया तक काफ़ी हद तक उसके पालन करता है, चाइना नहीं करता है एंड कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। हम वेलफेयर स्टेट हैं, हम डेमोक्रेसी हैं और वहाँ पर है ये तानाशाही है, जिस वजह से हम उतना अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं और चाइना ग्रो कर गया है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप डेमोक्रेसी हैं या फिर डिक्टेटरशिप हैं, फ़र्क इससे पड़ता है कि क्या आपका सिस्टम देश के हित में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूएस को पूरी तरह से टक्कर दे रहा है। बिल्कुल दे रहा है। आज से 10 साल पहले वो टॉप 10 में खाली एक चाइनीज़ यूनिवर्सिटी आती थी, आज के इन 10 में से 9 चाइनीज़ हैं। हमारे यहाँ जो स्टार्टअप्स लोग कर रहे हैं और जो चाइना में लोग स्टार्टअप्स कर रहे हैं, इनके माइंडसेट में क्या अलग है? हम वो चीज़ें कर रहे हैं जो कि चाइना में मेजॉरिटी इंडस्ट्रीज़ में आज से 15 साल पहले हो रही थी। 15 साल पीछे हैं आराम से सर। कि हम 8 मिनट 10 मिनट में फूड डिलीवरी पहुँचा करके अपने आप को खुश मान रहे हैं कि हाँ भाई चलो हमने ये कर लिया है। तो ये भी तो एक क्रिटिसिज्म है। मैं अग्री नहीं करता उससे। मेरे को कितना भी नापसंद हो क्विक कॉमर्स का बिजनेस, मैं उसका यूज़र हूँ। और दूसरी बात, हम कितना भी बोलें कि भैया तुम लोगों का शोषण कर रहे हो, ये वो लोग हैं जिनके पास और कोई काम नहीं था। ये जो 2-3 बड़े उद्योगपति हैं, इन सब कुछ इनके लिए किया जा रहा है। क्या इसी तरीके चाइना भी ऐसे ही काम करता है? नहीं सर, वहाँ पे बहुत अलग है। पहली बात तो सर मैं बता दूँ, ये जो बोला जाता है ना कि 2 ए हैं, अडानी जी अंबानी जी, ऐसा नहीं है। JSW भी है, टाटा भी है, बिरला जी भी हैं हमारे। मैन्युफैक्चरिंग में भी वो बढ़िया कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी में भी बढ़िया कर रहे हैं, वो अपने लोगों को सारी सुविधाएं भी दे रहे हैं। मतलब ये सारा कुछ कैसे कर ले रहे हैं? इसलिए बोला जाता है ना एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि अच्छे स्कूल बना दो, बच्चे वहाँ पे ABCD सीख जाएं। एजुकेशन एंड टू एंड होता है और स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव से होता है। क्या ऐसा है भी कि हम बॉयकॉट चाइना कर सकते हैं? सर पता ही है इसका आंसर, तो क्या बोलूँ। हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं जस्ट ब्रेकिंग डाउन पॉडकास्ट। कभी दुनिया 2 हिस्सों में बटी थी, एक तरफ था अमेरिका और दूसरी तरफ था USSR या फिर रशिया कह सकते हैं। मगर इसमें अब तीसरा प्लेयर आ चुका है, उसका नाम है चीन। जब पूरा विश्व अमेरिका से घबराया हुआ नजर आता है, तब चीन उसे आंखें दिखाता है। आखिर ऐसा कैसे हो पा रहा है? क्या चीन सच में सुपर पावर बन चुका है? क्या चीन सच में अब किसी से नहीं डरता? सारी मार्केट को उसने डोमिनेट कर लिया है और इस रेस में भारत कहां पर है? क्या जो बॉयकॉट चाइना हम कहते हैं, क्या वो कभी पॉसिबल भी है, या आज हम उस स्थिति में हैं जब हम चीन को बॉयकॉट कर पाएं या हम उसे पीछे छोड़ पाएं? इन सारी चीजों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम है जयंत मुंद्रा। जयंत मुंद्रा एक रिसर्च एनालिस्ट हैं। उनका एक न्यूज़लेटर आता है डिकोडिंग दी ड्रैगन, यानी कि उन्होंने चीन पर बहुत अच्छे से रिसर्च कर रखा है, समझ रखा है एक एक चीज को कि चीन आखिर ऐसा कैसे कर पा रहा है। तो इस पॉडकास्ट में हम रेशनल तरीके से, एकदम ढंग से, विस्तार से, आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि चीन आखिर इतना ग्रो कैसे कर रहा है, हर मार्केट को कैसे डोमिनेट कर रहा है और हम इस रेस में कहां खड़े हुए हैं। तो पॉडकास्ट देखिए और अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आपको ये कैसा लगा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जयंत ये बताइए कि अभी तक बड़ा ऐसे बोला जा रहा है कि चाइना सुपर पावर बन सकता है, बट चाइना जितना साइलेंटली काम कर रहा है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि चाइना आज की तारीख में सुपर पावर बन चुका है? बिल्कुल है सर, उसमें सोचने की बात ही नहीं है। आप ज़रा खुद सोचिए कि आज के दिन में अगर आप देखें तो ऐसे कौन से देश हैं जो कि US को पूरी तरह हर तरीके से टक्कर दे रहे हैं, उनसे बिना डरे हर चीज़ कर पा रहे हैं। एक सिंपल सी भाषा ले लेते हैं, राइट। जब US किसी देश के ऊपर सैंक्शन लगाता है, रशिया तक काफ़ी हद तक उसके पालन करता है, ठीक है, चाइना नहीं करता है एंड कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। US ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस बहुत पहले से लगा रखे हैं, सब ने उससे तेल लेना बंद कर दिया था। चाइना ने जाके क्या बोला, मार्च 2021 जाके बोलते हैं हम एक 25 साल की डील हम साइन कर रहे हैं, कंप्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, जिसके अंदर हम आपके देश के अंदर $400 बिलियन का निवेश करेंगे 25 साल के अंदर, और ये हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर निवेश होगा। बदले में हम आपसे लेंगे डिस्काउंटेड रेट्स पे क्रूड एंड गैस, एंड वो हर साल लिए जा रहे हैं। किसके अंदर इतनी हिम्मत है कि US के खिलाफ जाके कर सके? तभी है ना जब आपको पता है कि यार हम बराबर के लोग हैं, ठीक है, हम आपसे ऑर्डर नहीं लेते, एंड अगर आप ऑर्डर देने की हिम्मत रखते हो तो हम उसके खिलाफ जाने की भी हिम्मत रखते हैं। अगर आप हमारे ऊपर कोई एक्शन लोगे तो हमारे पास भी बहुत कुछ है जो कि आपको हर्ट करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप हमारे खिलाफ कुछ भी करोगे, हम आपके रेत की सप्लाई हम रोक देंगे। आपकी रेत की सप्लाई रुकेगी, आपकी जो F-35 जेट्स की आप बात करते हो उसके अंदर कंपोनेंट कहाँ से आएगा? आपका जेट नहीं बन पाएगा। उस तरह की बहुत सारी ऐसी वल्नरेबिलिटीज़ हैं जो कि चाइना के पास भी है। तो वहाँ से उसका पूरा स्टेटस वो बनता है सुपर पावर का। और कितने देश हैं जो हम जानते हैं ऐसा कर सकते हैं। हमारी भी डील थी
ईरान के साथ में, राइस फॉर ऑयल, हम कि मतलब हम आपको चावल देंगे, आप हमें तेल दो डिस्काउंटेड रेट पे, कि उनके पास शॉर्टेज वगैरह होती है, दुनिया कोई उनसे ट्रेड नहीं कर सकता था, उस तरह की दिक्कत थी। जब इन्होंने यूएस ने अपना प्रेशर बढ़ाया, हम तो पीछे हट गए। हमने चाबहार में पैसे नहीं दिए, इतना पैसा लगाया इस बार, एक बजट में 1 रुपया नहीं अलॉट किया। सो टू बी वेरी फ्रैंक ऑन दैट वन, जितना जो कमिट किया गया था उतना वहाँ लगा दिया गया, लेकिन और उसको बढ़ाने का वगैरह जो कुछ भी था वो सब कुछ खत्म हो गया, राइट। एंड ये सब क्यों हुआ? ये कहीं ना कहीं प्रेशर है, अदरवाइज स्ट्रैटेजी के लिए तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हम पूरा बोलते हैं INSTC का कॉरिडोर बनाएंगे, रशिया तक सीधा पहुँचने का, एटसेट्रा, यूरोप तक का पूरा ऑल्टरनेट रूट बनेगा, सब कुछ ईरान से होके जाना था ना, और हम तो वहाँ कुछ कर ही नहीं रहे। एंड ऐसा नहीं कि हमारी गलती है, इट्स मोर अबाउट हमें पता है हम यूएस से टक्कर नहीं ले सकते हैं, ये हमारी ग्राउंड हकीकत। हम कितना ही बोलें कि मतलब हम विश्व गुरु एटसेट्रा, हम नहीं है। हम वो बनने का पोटेंशियल रखते हैं, शायद कल को हम वो बने, आज के नहीं है, तो हम यूएस से टक्कर नहीं ले सकते, तो हमें उनके हिसाब से चलना पड़ता है। चाहे वहाँ पे यूएस के प्रेसिडेंट की गद्दी पे बैठा हो आदमी कितना ही बेवकूफ़ क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, पर वो यूएस का प्रेसिडेंट है। अगर उसने फैसला लिया है तो हमारे पास ऑप्शन नहीं रहता है, हमें पालन करना पड़ता है। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी का प्रेसिडेंट है। लेकिन चाइना वालों को नहीं करना पड़ता है, वो अपना रास्ता खुद तय करते हैं, तो सुपर पावर तो है ही। कैसे, मतलब अगर हम देखें 1980s तक, तो हमसे कुछ उनकी जो इकोनॉमी है, जो GDP है, वो भी कुछ बहुत खास ज़्यादा नहीं थी। एक देश 80 से इतनी आगे निकल गया कि वो आज दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी को, $34 ट्रिलियन की इकोनॉमी को टक्कर दे पा रहा है आंख से आंख मिला करके। वो ना दब रहा है ना डर रहा है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वो आकर के मतलब जो उसको करना है पूरी दुनिया में वो कर रहा है, और हम हैं कि हम अभी भी नेगोशिएट करते हैं, हम अभी भी सोचते हैं कि यार ये करेंगे तो इससे अमेरिका पर क्या असर पड़ेगा, अगर हम ये बोल देंगे तो इससे ट्रम्प कहीं नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे। एक देश वहाँ तक कैसे पहुँच गया? आई थिंक ये फंडामेंटल डिफरेंस ना वहाँ से आता है कि उनका डे वन से ईगो इशू है। उन्होंने डे वन से क्लियर रखा है, वो अपने बच्चों को डे वन से सिखाते हैं कि हम एक 5000 साल से पुरानी हम सिविलाइजेशन है, हम दुनिया में सबसे उत्तम थे, सबसे बड़े थे, सबसे कमाल थे। फिर हमारे ऊपर बहुत सारे हमले हुए, सबसे लड़ते लड़ते, आपस में लड़ते लड़ते हम कमज़ोर हम पड़ते गए। लेकिन अब हमें वापस हमें वो बनना है, और वो हमें ही करना है। बच्चे बच्चे के दिमाग में वो डाला जाता है, हमारे यहाँ पे वो नहीं होता। नहीं हो तो रहा है, ये तो हमारे यहाँ भी डाला जा रहा है। हिस्ट्री को लेकर के तो हम बहुत बोल रहे हैं, आज भी नहीं बोल ना रहे हैं। सर, हमारे यहाँ तो ये सिखाया जा रहा है कि हम ऑलरेडी बेस्ट हैं, हम दुनिया के सबसे बड़े, हम दवाइयाँ हम देते हैं दुनिया को, हम दुनिया के IT सुपर पावर हैं, हम ये हैं, जबकि हम नहीं हैं। आप जरा सोच के देखिए, क्या हमारे IT एक्सपोर्ट्स बूम कर रहे हैं? हाँ जी। सर्विसेज एक्सपोर्ट बूम कर रहे हैं? हाँ जी। हमारे सर्विस इंडस्ट्री कमाल की है? बिल्कुल है। हमारे GDP को आगे बढ़ाने वाली क्या सर्विसेज इंडस्ट्री ये है? लेकिन फिर भी ग्लोबल अगर आप IT एक्सपोर्ट्स का मार्केट देखेंगे, हम उसका 4% भी नहीं है। ये बात कोई नहीं है, ये बात कोई नहीं बताता। क्या हमारा पोटेंशियल, अरे चलो बाकी सब छोड़ो, हम दुनिया का 17% पॉपुलेशन है ना, हम 4% IT एक्सपोर्ट्स के हम क्यों खुश हैं? जस्ट बिकॉज हमारे देश में बाकी इंडस्ट्री जो कर रही है उससे तो बहुत बेहतर है, तो हम खुश हो जाते हैं। आपको एक सीधी बात समझाता हूँ। हम जो बोलते हैं ना कि खुश होइए, हम दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, चाइना ने तो कभी नहीं बोला। चाइना वाले तो इस पर खुश नहीं कि यार हम 7% पे ग्रो कर रहे हैं, वो 10%, 12%, 15% तक गए। बिल्कुल। और क्या बोल के गए कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम 7 पे बढ़ रहे हैं, 15 पे बढ़ रहे हैं, हमें उस रेट पे ग्रो करना है कि हमारी जो पॉपुलेशन के जो चैलेंजेस हैं वो हमें मीट करने होंगे, उसको हमें फुलफिल हमें करना होगा। और उतना हो पा रहा है तो 6 भी अच्छा है, नहीं हो पा रहा है तो 15 भी बुरा है। ये एक सिंपल सा मैथ होता है। हम उसी पे खुश हो जाते हैं कि दुनिया में कोई इस रेट पे ग्रो नहीं कर रहा, हम तो कर रहे हैं ना। तो उस कारण से ये होता है कि हमने खुद एक लिमिटिंग बैरियर लगा रखा है। 7% पे कर रहे हो तो ताली बजानी है यार, पर क्या उससे हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जा रही है? मैं आपको एक सिंपल सी भाषा में बोलता हूँ। हमारी सरकार का स्टार्ट ये बोलता है कि PLFS का सर्वे होता है, उसके आधार पे देखें तो हमारे देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो लगभग आपका 4.5 से 5.5% के बीच में चलता है, किसी भी महीने का उठाएंगे तो। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट उसके हिसाब से देखेंगे तो वो आता है आपका लगभग 14 से 15% के आसपास। दोनों ही नंबर जो ग्राउंड रियलिटी आपको पता हो उससे तो बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप बोलेंगे यार चलो कुछ तो हो रहा होगा। अब कमाल की बात ये है कि कोई आदमी आके ये नहीं पूछता है नंबर कैलकुलेट कैसे होते हैं। डेफिनेशन में जाके देखेंगे तो वहाँ पे क्या लिखा है कि भैया अगर सड़क के किनारे कोई लेबर बैठा है, जब सर्वे हो रहा है, अगर उस तक अगर सरकार पहुँच गई, अगर उससे अगर पूछा गया कि बताओ पिछले 7 दिन के अंदर, अभी डेफिनेशन से ध्यान से सुनिएगा, पिछले 7 दिन के अंदर क्या तुम्हें 1 घंटे का भी कोई ना कोई काम मिला है? अगर है तो तुम एम्प्लॉयड कहलाते हो। मतलब क्या हुआ, आप बेरोजगार बैठे हो चाय की टपरी पे, और अचानक से कोई दुकानदार आके बोल दे घंटे भर के 100 रुपये दूंगा, गोडाउन में चल सामान उठा के ट्रक में रखना है, आदमी एम्प्लॉयड कहलाएगा। पर डेफिनेशन ये है। और
मैं पर्सनली सबसे बड़ी दुविधा ये है कि जब आप ये कॉल आउट करते हो कि यार ये नंबर्स बना, चलो ठीक है, नंबर कोई भी कैलकुलेट करना है, एक डेफिनेशन तो आपको बनानी पड़ेगी, बिल्कुल, पर क्या ये डेफिनेशन सही है? इतना भी सवाल आप पूछ लो तो लोग आके क्या बोलते हैं, अरे दुनिया भर में यही होता है, यही डेफिनेशन चलती है। यार दुनिया भर में गलत डेफिनेशन चल रही है तो हम उससे खुश हो जाएं? क्या उससे अनएम्प्लॉयमेंट सॉल्व हो गई? क्या उस आदमी को वो नंबर बोलने से 7 दिन उसे 1 घंटे का काम भी मिल रहा है? नहीं मिल रहा, तो वो प्रॉब्लम है। चाइना में ये सब नहीं चलता है। अब लोग बोल सकते हैं प्रॉब्लम ये है चाइना की, भैया वहाँ पे तो डेटा ही नहीं होता है, कुछ रिलायबल नहीं है। तो खाली हमारा डेटा है, वो कैसे कैलकुलेटर उस पर फोकस, हमारा डेटा है उस पर हम खुश हो जाते हैं। मेजर इंपॉर्टेंस खाली की बात आती है, आपका डेटा मैटर नहीं करता, आपकी पॉलिसीज मैटर नहीं करती, आप डिक्टेटर हो या डेमोक्रेसी हो मैटर। ये बात कुछ लोगों को बुरी लग सकती है, बट हकीकत यही है, ये मैटर नहीं करता आप डिक्टेटर हो या फिर डेमोक्रेसी हो। मैटर ये करता है कि आपका सिस्टम लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाता है, कि आपका सिस्टम आपके आने वाले बच्चों के लिए एक फ्यूचर इंश्योर करता है कि हाँ वो अच्छा जीवन जिएंगे। क्या आपका सिस्टम ये इंश्योर करता है कि आपके बेसिक्स सिक्योर हों? बेसिक्स का मतलब ये नहीं होता कि हाँ भैया देखो हमारे देश में सबको ज़मीन मिल रही है, रहने के लिए मिलेगी, सर पे छत मिल रही है, खाली उतना नहीं होता। ये भी होता है कि आपको पीने के लिए स्वच्छ पानी मिलेगा, अच्छा पानी मिलता है। अगर आप बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, तो ये नहीं हो कि भैया डॉक्टर ही नहीं है, कहाँ जाएं? और डॉक्टर है तो डॉक्टर ऐसा है जो कि मतलब पता ही नहीं वो मतलब कहाँ से आया है, उसको कुछ आता भी नहीं आता है। ये नहीं होना चाहिए, राइट? सिमिलरली अच्छा सिस्टम तो वो होता है ना जहाँ पे मतलब आदमी को हम सक्षम बनाएं कि देखो कुछ भी हो तुम कमाने के लिए सक्षम हो, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं आने देंगे, राइट? ट्रू। हमारे लिए तो वो है ही नहीं, बेसिक्स तो सिक्योर हम कर ही नहीं रहे, कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। मैं पहले ये बोल देता हूँ, पहले जो था, ठीक है, और पहले मतलब ये नहीं कि 2014 के पहले, हम 1994 में जो थे 2004 में उससे बेहतर थे, 2004 में जो थे 2014 तक उससे बहुत बेहतर हो चुके थे, 2014 में जो थे आज उससे बहुत बेहतर हैं। पर क्या इससे हमारी ग्राउंड हकीकत बदलती है? और इसका सबसे सिंपल जो आपको रीज़न दिखेगा ना वो एक ही होता है। चाइना और इंडिया में एक बड़ा फ़र्क है। हम हमेशा से बोलते हैं सबको ऊपर लेके जाना है, सरकार के पास इतना पैसा है नहीं कि वो सबको एक साथ ऊपर लेके जा सके। तो रिजल्ट ये होता है सबको ऊपर ले जाने के चक्कर में इतना वो छोटे छोटे पैसे बच जाते हैं असल काम के लिए कि कोई ऊपर नहीं जा पाता, सेलेक्ट कुछ लोग आगे बढ़ते हैं। चाइना ने क्या बोला कि भैया जिसमें लाए के उसको ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। इसका आउटकम क्या आता है? लोग ये चीज़ रियलाइज़ नहीं करते। चाइना की पॉपुलेशन कितनी है? लगभग हमारे बराबर, हमसे थोड़ी सी कम है आज के दिन। उस पॉपुलेशन में 60 करोड़ लोग आज भी ऐसे हैं जिनकी पर कैपिटल इनकम $2000 से कम है। तो कोई अच्छी इनकम नहीं है उनकी, लेकिन एट द सेम टाइम उनके पास लगभग 75 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका पर कैपिटल इनकम हमसे बहुत हाई है, राइट? हमने उसको सॉल्व नहीं किया। हमने क्या किया? हमने ऐसा सेटअप बनाया है, ऐसा सिस्टम बनाया है जहाँ पे सबका पर कैपिटल इनकम बढ़ाने के चक्कर में किसी का भी नहीं बढ़ता है, और सेलेक्ट जिनका बढ़ता है वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड वे में बढ़ रहा है। आप ज़रा सोच के देखिए, मैंने अभी कुछ दिन पहले जब मैंने पढ़ा तो मैंने देखा ट्विटर पे ये बेसिकली पोस्ट जब आया तो लोग मजाक उड़ा रहे हैं, लोग चाइना चाइना करते हैं। 60 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जिनकी पर कैपिटल इनकम $2000 भी नहीं है, तो क्या फालतू की तारीफ हम कर रहे हैं? हम लाइक यार $2000 है ना 60 करोड़ लोगों की। हमारे देश में एक प्रदेश है यूपी, हम अभी यूपी में ही बैठे हैं, राइट? नो ऑफेंस टू एनीबडी, बट यूपी का जो पर कैपिटल इनकम है वो लगभग $1200 है। तो 25 करोड़ की आवाम है यहाँ पे, वो 60 करोड़ लोगों के लिए $2000 कम से कम इंश्योर कर रहे हैं ना। लेट अस टारगेट दैट। आज मीडिया जब आप ये बोल रहे हैं तो मुझे याद आ रहा है कि आज सुबह सुबह लगभग सारे न्यूज़ चैनल्स की ये हेडलाइन रही है कि पाकिस्तान में पेट्रोल कितना महंगा है। ₹500 से ज़्यादा का लीटर पेट्रोल मिल रहा है। तो खुश रहो भाई, तुमको तो कम में मिल रहा है। लेकिन आप जो सवाल कह रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है कि भाई आपको उससे क्या मिल रहा है, आप कैसे ग्रो कर रहे हैं। आप अपनी ग्रोथ को किसी कम ग्रो कर रहे व्यक्ति से देखना चाहेंगे तो आपको बड़ी खुशी होगी, अदरवाइज फिर आप ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। यहीं से मेरा दूसरा सवाल भी है कि जो आप ये चीज़ कंसर्न सामने आ रही है कि एक जगह पर हम सबको लेकर के साथ चल रहे हैं, बट यहीं तो ये सवाल है कि हम वेलफेयर स्टेट हैं, हम डेमोक्रेसी हैं। हमको डेमोक्रेसी का जो पहला नियम है वही ये है कि जो सबसे अंतिम पंक्ति में बैठा इंसान है, तबके का इंसान है, उसका कैसे वेलफेयर हो। और वहाँ पर है कि भाई आपको पता ही है तानाशाही है। अब इन दो चीज़ों का डिफरेंस क्या यहाँ पर क्रिएट हो जा रहा है जिस वजह से हम उतना अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं और चाइना ग्रो कर गया? ये सवाल बहुत पूछा जाता है। आप मुझे एक बात बताइए, इंडिया के जो अमीर लोग हैं, जो पैसे वाले हैं, ज़्यादा से छोड़ छोड़ के देश जा रहे हैं,
हम अक्सर ये सुनते हैं, राइट? वो कहाँ जा रहे हैं? अधिकतर लोग जा रहे हैं आज के दिन या तो सिंगापुर या फिर वो जा रहे हैं यूएई। ठीक है, बिल्कुल। सबसे अहम रीज़न ये है कि इंडिया से आपकी फैमिली है, इंडिया में सारा काम चलता है। दुबई या सिंगापुर आना जाना आसान है, जितना दिल्ली से मुंबई का ट्रैवल है उतना यहाँ पे होता है, तो वहाँ से अपना ऑपरेट करते हैं। ये दोनों देश कौन से हैं? सिंगापुर हैज़ बीन नोन टू बी एन ऑटोक्रेटिक नेशन, डेमोक्रेसी लेकिन ऑटोक्रेटिक है। आप दुबई की आप बात कर रहे हैं, यूएई पूरा का पूरा आपका क्या है? इट्स ए डिक्टेटरशिप। इंडिया के जो मेरिटोरियस लोग हैं उनको तो वहाँ से काम करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मैं आपको सीधी ये बात यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप डेमोक्रेसी हैं या फिर डिक्टेटरशिप हैं। फ़र्क इससे पड़ता है कि क्या आपका सिस्टम देश के हित में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक सिंपल सी बात है, अगर हम डेमोक्रेसी भी हैं, हम इकलौती डेमोक्रेसी नहीं है। हमारा प्राइड इस चीज़ से आता है कि दुनिया के जो भी कॉन्स्टिट्यूशन थे, ये हमें बचपन से सिखाया गया है, दुनिया भर की जो भी कॉन्स्टिट्यूशन सबका स्टडी किया गया और फिर उन सब के बेस्ट चीज़ें लेकर के हमने दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। क्या फ़र्क पड़ता है उससे? दुनिया में हमसे छोटे कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखे गए हैं, ऐसे देश भी, हमसे छोटी डेमोक्रेसीज भी हैं जहाँ अपनी डेमोक्रेसी ने अच्छे आउटकम दिए हैं। वहाँ के न्यूजीलैंड आप देख लीजिए, आप ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया के पास 100 दिक्कतें होंगी पर वो है तो डेमोक्रेसी। वहाँ के लोगों को ये दिक्कतें नहीं देखनी पड़ती। मैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जो है अभी जो नया नया बना है, पूरा बना भी नहीं है बाय द वे, मैं उसके पर्टिकुलर कुछ स्ट्रेचेज जिसका मैं उपयोग करता हूँ। मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, तो नोएडा आना है तो उसका मैं इस्तेमाल करता हूँ, गुड़गांव जाना है तो भी मैं उसका यूज़ में आजकल करता हूँ। आपका सोना की तरफ अगर जाना होता है या मानेसर तरफ जाना है तो बेस्ट रूट है वो। ठीक है, अभी पूरा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे मुंबई तक का खुला भी नहीं है, कुछ स्ट्रेचेस तो अभी काम चल रहा है। और सोचिए ये जो स्ट्रेच अभी खुला है लगभग 1.5 साल पहले, 1.5 साल के अंदर इस पूरे के ऊपर पैचवर्क हो चुका है। क्या सेंस है इसका? आपको लगता है कि ये इसमें हमें ये देखना चाहिए कि लोग जैसे बोलते हैं ना कि कभी मतलब बारिश हुई तो चाइना के किसी दूर दराज किसी जगह पे फ्लड आया, हम बोलते हैं ये देखो चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर। अरे वो छोड़ो, तुम अपना देखो। हम कब इस पर सवाल पूछेंगे? 1 लाख करोड़ का ये पूरा एक्सप्रेस वे बताया गया था, बनते बनते लगभग 1,30,000 1,40,000 करोड़ का बनेगा, पूरा होगा वो। उससे पहले तो जगह पैचवर्क अभी शुरू हो गया है। एंड मैं लिख के गारंटी दे सकता हूँ, चाहे तो नितिन गडकरी जी, ऑल्दो ऑफकोर्स वो नहीं आएंगे, वो बहुत बड़े आदमी है, मैं बहुत छोटा हूँ उनके सामने, मैं एक अदना सा आदमी हूँ, एक आम आदमी हूँ। पर आइए, मैं आपको MG आस्टर मेरी गाड़ी है, आपको अच्छे से बिठाऊंगा AC चला करके, मैं आपको लेके चलूँगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे में। वो जो अक्सर वो वीडियोज़ जो डालते हैं ना, नए नए जो एक्सप्रेस वे बनते हैं, कि देखो मैंने ग्लास रखा, उसके अंदर पानी है, कहीं बाहर नहीं गिरा, इतनी स्मूथ में सड़क बनाई है। वो सड़क बनने के 1 साल बाद आप उस पर सिंचित आप करके दिखाइए, आप मेरी गाड़ी में चलिए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की बात मैं कर रहा हूँ। आपको समझ में आएगा कि दिक्कत ये नहीं है कि हम डेमोक्रेसी हैं, दिक्कत ये है कि हम इस बात में खुश है कि हम डेमोक्रेसी हैं। हमें इस पे हमें गर्व होना चाहिए कि यार हमारी जो डेमोक्रेसी है, क्या वो देश के लोगों को आगे बढ़ा रही है? क्या इसमें खामियां हैं? अगर खामियां हैं तो हमें डेमोक्रेसी की ना ढकोसलीबाजी पे हमें तालियां नहीं बजानी चाहिए। हमें देखना चाहिए इसमें क्या बेहतर हम बना सकते हैं। क्या ऐसे सिस्टम है जो कि इन लोगों के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस लगाएं? एंड मैं खाली मोदी सरकार या नितिन गडकरी जी के लिए नहीं बोल रहा, कोई भी सरकार हो, आप किसी भी स्टेट पे जाइए, कांग्रेस रूल स्टेट में चले जाइए, वहाँ पे स्टेट हाईवेज का भी यही हाल होता है। और ये बात खाली सड़क की भी नहीं है, हमारे नोएडा में ही अभी हम नोएडा में बैठे हैं, यहाँ पे भी आपने देखा ही होगा, राइट? वो एक मेट्रो स्टेशन बना, उसका वो पुल बनाया गया कनेक्ट करने के लिए 2 मेट्रो स्टेशन को। वो पुल ऐसा बनाया गया है कि वो दूसरे वाले की पिलर के अंदर वो घुस रहा है। अब आदमी उसके या तो ऊपर से हाई जंप करके जाएगा या उसके नीचे से घुसेगा। इसके ऊपर 40 करोड़ 45 करोड़ रुपए लगाए गए। क्या हिसाब किताब पे बना क्यों है? और जब बना तो पता नहीं था कि ये पिलर के अंदर घुसेगा। आप अंदर नहीं घुस सकते, उसके नीचे से रेंग के जाना पड़ेगा, ऊपर से जाना पड़ेगा। आपको लगता है चाइना में किसी को ये शिकायत करनी पड़ती है अपनी सरकार से? अब लोग बोल सकते हैं डिक्टेटरशिप है, फलाना ढिमकाना, बट असल बात यह है वहाँ की सरकार उनकी जनता के लिए इतना तो काम कर रही है कि उनकी जनता को इन चीज़ों के लिए नहीं रोना पड़ता। और मैं ये चाइना की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है। उनकी सरकार जितनी भी डिक्टेटरशिप हो, उन्होंने ऐसा कैसे इंश्योर किया है कि किसी की हिम्मत नहीं होती मैं ख़राब सड़क बना के दे दूँ, ख़राब पुल बना के दे दूँ। यहाँ तो आए दिन देखते हैं हम कि 90 डिग्री का मोड़ है पुल पे, सीधे जा रहा था फिर ऐसे मुड़ गया। सर वो तो फिर भी अच्छा वाला है। आप यूपी के कुछ हिस्सों में, बिहार आप चलिए सर, हर साल मानसून में होता है 13 ब्रिज बह जाते हैं, बड़े बड़े फ्लाईओवर होते हैं, बह जाते हैं। अभी एक और वीडियो आया बिहार में, वो गंगा जी के ऊपर एक पूरा पुल बन रहा है। अब पुल जब बनता है ना इतनी गंगा के ऊपर, तो लोग ये अक्सर समझने की कोशिश नहीं करते बनता कैसे है। तो नीचे पहले पूरी कवरिंग बनाई जाती है जगह जगह, फिर अंदर से उसके पानी होता नहीं है, बाहर निकाला जाता है, फिर उसके अंदर फिर सीमेंट और कंक्रीट डाल के पूरा उसके पिलर बनता है। जो कवरिंग जो होती है, कवरिंग बह गई है, अब वो पिलर वो अब रिस्की टेरिटरी है। और वो जो पुल जो है वो 4500 करोड़ का बनाया जा रहा था। आपको लगता है चाइना में होता है? मैं यहाँ पे उनकी डिक्टेटरशिप की भी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ हमारी जो डेमोक्रेसी है उसमें अकाउंटेबिलिटी की बहुत ज़्यादा कमी है।
और कहीं ना कहीं इतना सेल्फ प्राइड हमारे अंदर ऑलरेडी भर दिया गया है कि हमें भूल गए हैं कि हम दुनिया के सबसे महान देश हैं नहीं, हम खाली वो काबिलियत रखते हैं आज के दिन। उस तक पहुंचने का एक सफ़र है जिसमें सबसे पहला अहम कदम है कि हमारे जो नेतागण हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, उनसे अकाउंटेबिलिटी एटलीस्ट हम इंश्योर करें कि अगर आप 4500 करोड़ लगा रहे हो, हम मानते हैं सब कुछ नहीं पहुंचता, चाइना में भी करप्शन होता है, मैं बोलता हूँ यहाँ पे भी होता होगा, लेकिन 4500 करोड़ में चलो आधा खा लिया गया, आधे का और आधा खा लिया गया, जो भी एटलीस्ट लगा है, क्या वो अगले 30 साल तक वैसा रहेगा? 30 छोड़िए 20 साल तक वैसा रहेगा? इतना तो इंश्योर कर लीजिए। सब कुछ खा पी के सब कुछ बनता है, उसके बाद भी ये होता है कि मतलब एक जगह पुल बन रहा है जो सीधा पिलर के अंदर घुस रहा है, एक जगह पुल बन रहा है जिसका मतलब नीचे पिलर बह जाता है। ये सब तो कायदे की बात नहीं हुई ना। नया नया पूरा एक्सप्रेसवे बनाया जाता है, सब कुछ बेस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स बनाते हैं, L&T इन्वॉल्व है, अडानी जी का जो पूरा अडानी प्रोजेक्ट्स वो इन्वॉल्व, टाटा प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व हैं, दिलीप बिल्डकॉन कर रहा है, सब बेस्ट ऑफ बेस्ट नेम्स हैं। लेकिन इनके जब फाइनली प्रोजेक्ट जब बनते हैं तो उसमें साल भर के अंदर उसमें पैचवर्क हो रहा है। सेम L&T वो UAE में भी जाके प्रोजेक्ट्स करता है, वो सऊदी अरब में जम के प्रोजेक्ट उठा रहा है। इनफैक्ट जिनको नहीं पता मैं बता दूं, L&T का जो ऑर्डर बुक है वो तेज़ी गति से आगे बढ़ रहा है, और उसमें आधा जो आपका ऑर्डर बुक है वो फॉरेन से आता है, जिसमें मेजॉरिटी 80% ऑफ दी ऑर्डर बुक आपका मिडिल ईस्ट से है। आपको लगता है वहाँ पे ऐसी सड़कें बनाएंगे? कभी नहीं, उनको दोबारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का एक पार्ट है आपका जो कि गुजरात में है, जिसके लिए बेसिकली टेंडर दिया जाता है, वो आदमी लोएस्ट बिडर निकल के आता है, वो लास्ट में वो प्रोजेक्ट कर नहीं पाता, कि बोलता है भैया प्रोजेक्ट वाला की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा गलत बैठ रहे हैं, हम कर नहीं सकते, तो उससे प्रोजेक्ट वापस ले लिया जाता है, फिर दोबारा फिर टेंडरिंग होती है, वापस उसी को दे दिया जाता है। क्या हिसाब किताब है यहाँ पे? अकाउंटेबिलिटी का कुछ हुआ क्या? किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को डर है कि यार अगर मैंने सड़क गलत बनाई मेरे को दोबारा काम नहीं मिलेगा? किसी को यहाँ डर है? आपको लगता है? किसी को नहीं है। रिजल्ट क्या होता है कि हमारे यहाँ पैसा लग के भी ऐसा काम होता है, वहाँ पे नहीं होता है। तो मैं बार बार खाली एक बात बोल रहा हूँ, बात ये नहीं है कि हम चाइना की तारीफ करें, बात यह है कि हम उनके सिस्टम में देखें और ये सीखें ऐसा कैसे किया गया है कि भैया वहाँ पे डिक्टेटरशिप है, सब कुछ है, 40 खामी, लेकिन फिर भी आम जनता के लिए अच्छा ही अच्छा हो रहा है। उनको साफ हवा भी मिल रही है, साफ पानी भी मिल रही है, वहाँ पे एक्वागार्ड का सिस्टम ही नहीं है, लोग वहाँ पे घर पे ही मतलब कि अपना सब कुछ वहाँ पे उनका आता है, पानी वही पीते हैं, जो कि बाकी मेजॉरिटी देशों में भी होता है। लोग मुंबई के लिए भी कुछ साल पहले तक तो ये बोलते थे, अब जगह जगह एक्वागार्ड लगने लग गए हैं। यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है बिना आरओ का। हमारे यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट? मेरा एक सिंपल सवाल है, वहाँ पे जनता को बेसिक्स तो मिल रहे हैं। आप गाड़ी जो आप खरीद रहे हो, सब कुछ टैक्स वैक्स सब दे के आप ले रहे हो, राइट? आप गाड़ी चलाते हो, सड़क पे एक बड़ा सारा गड्ढा आता है, उसके अंदर चले आती है, और कुछ नहीं होता, ऊपर से फ्लाईओवर से कुछ गिर जाता है। युवराज मेहता वाला मामला भी भर भर के हैं सर, भर भर के हैं। वो भी तो एक टैक्स है ना। सबसे बड़ी दुविधा ये है कि हमारे देश में सबसे बड़ी दुविधा ये है, जान की कोई कीमत नहीं है। ये जो बेसिक बातें हैं, इसके ऊपर भी जब कोई सवाल उठाए तो अच्छी खासी जो आवाम है वो मतलब कि उल्टा आपके ऊपर सवाल कर देती है कि तुम खाली सवाल क्यों पूछ रहे हो, तुम खुद क्यों नहीं सॉल्व कर देते। अरे एक बात बताइए जनाब, बीट यू, आप मीडिया हैं, बीट मी, मैं आम आदमी हूँ, राइट? हमारा सरकार के लिए ताली बजाना काम नहीं है। लोग ये कब समझेंगे? हमारा काम है, सरकार अच्छा अगर काम कर रही है वो उसका फ़र्ज़ है, उसको एक्नॉलेज करो, लेकिन ये नहीं कि भैया क्या ही कर दिया, मज़ा आ गया। ये नहीं करना है हमें। हमें ये करना है, आपने बहुत अच्छा काम किया, पहले वालों से और बेहतर किया, लेकिन क्या और बेहतर हो सकता था? क्योंकि आपका कंपटीशन पिछली वाली सरकार से नहीं है या आगे आने वाली से नहीं है, आपका कंपटीशन उससे है जो कि दूसरे देश की सरकार चला रही है। कहीं वो हमसे आगे तो नहीं निकल रहे? अगर आगे निकल रहे हैं तो बीच का जो गैप है उसको कम हम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे तो हमें और बेहतर करना पड़ेगा। ये बोलना हमारा काम है, बीट मीडिया और आम आदमी। लेकिन हम उसमें खुश होते हैं कि नहीं नहीं, और वहीं पे आती है दिक्कत। रिजल्ट ये होता है, क्या हम पिछले 10 सालों में आगे आए हैं? बिल्कुल आए हैं, बहुत सारी चीज़ों में आए हैं, लेकिन क्या जिनसे हमारा कंपटीशन है वो हमसे ज़्यादा आगे गए हैं? बिल्कुल गए हैं, बहुत सारे देश गए हैं। चाइना AI में तो आगे नहीं था ना हमसे, वहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं था, राइट? US से आज वो पूरी टक्कर ले रहा है, बेस्ट ऑफ मॉडल चाइना वाले भी बना रहे हैं, ओपन क्लॉक का वहाँ पे भी क्या रेवोल्यूशन चल रहा है। US वाले वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, एकदम नेक टू नेक में कॉम्पिटिशन कर रहे हैं चाइना वाले US से। वो तब जब उनके ऊपर चिप्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस, हर तरह के रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, सब कुछ। आप कह रहे हैं कि चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में US को पूरी तरह से टक्कर दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है। एंड मेरा खाली ये सवाल है, हमें किसने रोका था? AI में तो ऐसा नहीं है कि 11 साल पहले से वो लगी कर रहे थे एटसेट्रा, कॉम्पिटिशन था ना। हम वहाँ से अभी
एक यूनिवर्सिटी में रोबोट लाए थे या एआई में। चलो वो तो ऑलरेडी, अब उस पर क्या ही टाइम वेस्ट करना है, हो चुका। एक सिंपल सी चीज़ है, चाइना वालों ने कैसे किया। अब मैंने चाइना से जब मैंने पढ़ा सब कुछ, उनकी एक स्ट्रैटेजी सी टर्टल्स, मैं हर जगह उसके में बात करता हूँ। सी टर्टल क्या होता है? समुद्री कछुआ जो होता है, जब वो थोड़ा सा बड़ा होने लगता है ना, तो माँ उसको समुद्र में ढकेल देती है। अच्छा। फिर वो समुद्र में दुनिया भर वो घूम करके, पता नहीं क्या उनका नेविगेशन सिस्टम होता है अंदर से, वो वापस उधर ही आता है आगे चल के, सारी दुनिया का एक्सपीरियंस लेकर कि अच्छा समुद्र में हर तरह के पानी में कैसे क्या जीना है, वो आ जाता है वापस। ठीक। चाइना ने स्ट्रैटेजी को अपनाया, भेजो अपने बच्चों को बाहर, कोई दिक्कत नहीं, बाहर पढ़ने भेजो, इंसेंटिवाइज करो, स्पॉन्सर करो बच्चों को कि तुम बाहर जा सकते हो पढ़ने के लिए। ईजी बनाने के लिए बाहर की यूनिवर्सिटी से, यूएस की, यूरोप की यूनिवर्सिटी खुद पार्टनरशिप करी चाइनीज यूनिवर्सिटीज़ ने कि हमारे बच्चों को वहाँ पे जाने को ईजी हो। एट द सेम टाइम प्रोग्राम ऐसे बनाए कि उसी आदमी को 10 साल, 5 साल, 15 साल की एक्सपीरियंस के बाद वापस आने के लिए इंसेंटिव दिए जाते हैं, टैक्स ब्रेक्स दिए जाते हैं, सब्सिडाइज हाउसिंग दी जाती है, रिसर्च ग्रांट्स दिए जाते हैं कि आदमी बाहर से वापस वहाँ चाइना आने के लिए मरे कि नहीं यार मैं तो वापस जाऊंगा, हो गया। हमारे यहाँ जा तो रहा है, वो आना नहीं चाहता है। प्लस मैंने इससे इंस्पायर्ड, मैंने पूरा डीप डाइव लिखा। तो लोग बोलते हैं क्या? अरे तुम तो सरकार को उल्टा स्कीम दे रहे हो, लोगों को आप स्कीम दे रहे हो कि अगर तुम बाहर जाओगे तो वापस आने पे तुम्हें टैक्स पे सब्सिडी मिलेगी, तो तुम तो लोगों को बोल रहे हो और बाहर जाओ और बाहर जाओ, ताकि वो 10 साल बाद शायद वापस आए। हमारा मुद्दा ये है कि हम उनको कैसे वापस लेके, हमें उसके ऊपर काम करना है। देश को कैसे इतना बेहतर बनाए कि आदमी बाहर जाए लेकिन ये सोचिए कि मेरे को ना वापस आना है, उसमें कोई बुराई नहीं अगर वो वापस आना चाहता है, वहाँ से बेस्ट सीख करके, बेस्ट ले करके। चाइना ही कर रहा है। मैं आपको बहुत प्यारा एग्जांपल देता हूँ। चाइना में एक कंपनी है टेंसेंट, ये दुनिया की सबसे बड़ी टेक जायंट्स में से एक है। ठीक है। टेंसेंट का जो चीफ एआई साइंटिस्ट है, ठीक है, वो मेटा के वन ऑफ द सीनियर मोस्ट एआई ऑफिशियल्स में से एक था। ठीक है, वो एक चाइनीज नेशनल था जो कि वहाँ पे गया, 15 साल उसने यूएस में काम किया, मेटा में भी काम किया, ओपन एआई में भी काम किया, सब कुछ किया। लास्ट में अभी जब पिछले साल हमने देखा ना कि मेटा बेसिकली अग्रेसिवली हायर कर रहा था, तो किसी को $100 मिलियन का पैकेज है, किसी को $1 बिलियन का पैकेज दे रहा है। पैकेज वो लोगों को नहीं पता, वो 4 साल की डील है, 5 साल की जो भी, लेकिन फिर भी बहुत कमाल के पैकेज हैं। उसमें उन्होंने मेटा में गए और फाइनली क्या हुआ, छोड़ छाड़ के चले गए टेंसेंट, चाइना। ये समुद्री कछुआ था, ऐसा नहीं है स्पाइंग है, लेजिट स्ट्रैटेजी है। वो बोल रहे हैं हम तुम्हें टैक्स रिबेट देंगे, तुम्हारे इनकम टैक्स कम हो जाएगा, तुम्हें सब्सिडी हाउसिंग मिलेगा, तुम्हारे बच्चों के लिए ये सब मिलेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बल पे आदमी वहाँ पे वापस जाता है और वो सारी चीज़ें जो वहाँ सीख के आया है वो यहाँ आकर के बिल्कुल है। चाइना तो ये स्ट्रैटेजी अपनाता ही रहता है कि पहले अपने लोगों को भेजो और फिर उनको सीखने दो और फिर उनको बुलाओ और वो करो। बिल्कुल, हम भी कर रहे थे सर। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं सबको देता हूँ, अमूल के वर्गीस कुरियन। अमूल किसने बनाया? वर्गीस कुरियन जी ने। ठीक है, उनको सरकार ने अपने पैसे पे बाहर भेजा, उनकी पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ स्पॉन्सर की, वो सब कुछ सीख सिखा के वापस आए, उन्होंने यहाँ पे बनाया ना। अगर कहीं पे जा करके हम वहाँ से ज़्यादा सीख करके अगर अपने लोगों को वापस ला के अपने देश को बेहतर बना सकते हैं, हमें वो करना चाहिए। लेकिन उसको हमारी आवाम को जब बताया जाता है तो वो किस तरह से लेती हैं कि अरे नहीं यार, तुम तो लोगों को स्कीम दे रहे हो, कैसे देश के बाहर भेजा जाए। हकीकत ये है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें हम अच्छे नहीं आज के दिन। अब 2 तरीके अच्छे बनने का, एक है 15-20 साल लगा करके उस पर हम मेहनत करें, एक है अपने लोगों को बाहर भेजो, वो 5-7 साल सीख करके यहाँ पे और चीज़ें बनाएं। बट छोटा सा उदाहरण कि जितनी यूनिवर्सिटीज़ हम देख रहे हैं, टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़, उसमें हम हिंदुस्तान के जो बहुत बड़े बढ़िया कॉलेजेस माने जाते हैं यहाँ पर, वो कितने ही हैं। तो अगर यहाँ के किसी बच्चे को मौका मिल रहा है कि वो ऑक्सफोर्ड जाए, वो हार्वर्ड जाए और पढ़ के आए, तो उसमें बुराई क्या है? सर वो नहीं, आप ज़रा एक बात समझिए, एक बहुत सारे साइंटिफिक जर्नल्स होते हैं, उनमें से एक है नेचर्स इंडेक्स। आप किसी का भी उठा लीजिए, मैंने एक खाली एग्जांपल के लिए कि उसका नाम हमें पता है, आप किसी का भी उठाइए आपको सिमिलर ट्रेंड दिखेगा। नेचर्स इंडेक्स में सालों साल से रिसर्च के लिए जो मतलब कि जो कितने मतलब की फाइलिंग्स वार हो रही है एटसेट्रा, उसका जो रैंकिंग वाला निकलता है, नंबर 1 पे हमेशा एक आता था हार्वर्ड। ठीक है, 2025 में पहली बार हुआ है, चाइना की एक यूनिवर्सिटी ने उसको ट्रम्प किया है। मोर इम्पॉर्टेंटली, आज से 10 साल पहले वो टॉप 10 में खाली एक चाइनीज़ यूनिवर्सिटी आती थी, आज के इन 10 में से 9 चाइनीज़ है। मतलब चाइना एजुकेशन में भी आगे निकल रहा है, R&D में आगे निकल रहा है, सब कुछ निकल रहा है। ये कैसे किया है? अब ये कहा जा सकता है कि यार नेचर्स इंडेक्स तो एक एग्जाम्पल है, बायस्ड है, फलाना ढिमकाना, और 40 इंडेक्स है, आप हर एक में देखिए, हर तरीके से। यहाँ हम कहाँ चूक जा रहे हैं और ये कैसे चाइना कर ले रहा है? सर सिंपल है ना, पढ़ाई के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है, एक्चुअल एफर्ट डाला जा रहा है ग्राउंड लेवल पे, एंड एज आई सेड फोकस इज़ वेरी क्लियरली डायरेक्टेड। डायरेक्टेड का मतलब क्या है कि ये नेशनल प्रायोरिटीज़ हैं। सो चाइना में एक सिस्टम चलता है, 5 ईयर प्लान्स आते हैं। अच्छा,
उन 5 ईयर प्लान्स के हिसाब से ही हर एक पॉलिसी और सब कुछ बनाया जाएगा। जैसे यहाँ पे होता है ना, हर 5 साल में सरकार चेंज होती है तो अपना वो एक एजेंडा लेके आती है। वहाँ पे हर 5 साल में वहाँ की सरकार यानी CCP जो है वो पूरा अपना एजेंडा बता देती है, हमारी ये प्रायोरिटीज, इसके हिसाब से हम चलेंगे। ठीक है, अब जो प्रायोरिटीज हमें बताई जाती है कि ओके हमें AI के स्पेस में बहुत सारा काम करना है, टेलीकॉम के ऊपर बहुत करना है, रीन्यूएबल्स के ऊपर बहुत करना है, अक्रॉस द यूनिवर्सिटीज़ उसकी सीट्स बढ़ाई जाती हैं, उन बच्चे वो वाले कोर्सेज लें, उसके लिए इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, हर तरफ से डायरेक्ट किया जाता है कि बच्चे उस तरफ जाएं। रिजल्ट ये होता है वहाँ पे उसका फोर्स बनता है, एंड आपस में कंपटीशन इतना आगे वही बढ़ेगा जिसको मतलब कि भैया काम अच्छा आएगा, तो फिर आपस में compete करते हैं, वो आउट इनोवेट करते हैं, एक से एक मतलब R&D करते हैं, जिसके लिए सरकार वहाँ पैसा देती है, ग्रांट्स देती है। हमारे यहाँ पे ग्रांट्स कितने जाते हैं? 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, वहाँ पे दिया जाता है मिलियंस ऑफ डॉलर्स में। तो आदमी को खेलने के लिए, करने के लिए एक्चुअल में वहाँ पे रिसोर्सेज मिल रहे हैं, तो ये लोग आपस में चीज़ें करते हैं, बनाते हैं। रिजल्ट इज़ वहाँ के जो कंपनीज भी फिर जब आती हैं इनको हायर करने के लिए, उनको उस लेवल का टैलेंट मिलता है ग्राउंड लेवल से। रिजल्ट ये होता है कि फिर ये लोग जब उन कंपनीज में जाते हैं वो वहाँ पे जाके एक्चुअल R&D कर पाते हैं। सबसे ईजी आपको एग्जांपल देता हूँ, 2025 का तो नंबर नहीं है मेरे पास क्योंकि अभी बाहर कहीं है नहीं, 2024 में जो भी वहाँ पे पेटेंट फाइलिंग्स हुई उसमें नंबर 1 पे पता है कौन सी कंपनी है? स्टेट ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना। ये एक PSU है जो कि ट्रांसमिशन नेटवर्क चलाती है वहाँ पे। अच्छा। और वो पूरे के पूरे चाइना के R&D के सबसे ज़्यादा जो पेटेंट है वो फाइल कर रही है, एक PSU जो पावर ट्रांसमिशन का काम करती है। अडानी ट्रांसमिशन करता है, हमारी PGCIL करती है, सरकार की है। वो लोग तो ये सब नहीं कर रहे। ऐसा क्यों? वो ऐसा क्या कर रहे हैं? वो लोग किस हिसाब से कर रहे हैं कि भैया हम इतना जो रीन्यूएबल्स हम बना रहे हैं, राइट, हम दुनिया में सारा जो रीन्यूएबल जो कैपेसिटी लगी उससे ज़्यादा हम वहाँ लगा के बैठे हैं चाइना में। तो इसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत आती है इंटरमिटेंसी, और दूसरी दिक्कत आती है रीन्यूएबल्स के प्लांट वहाँ पे लग रहे हैं जहाँ पे लोग नहीं रहते, तो पावर आपको वहाँ से तक लाना पड़ेगा। बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इस पूरे इकोसिस्टम को बेटर हम कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए R&D करते हैं। अब R&D करना है तो कौन करेगा? लोग करेंगे। लोग करेंगे तो उनको वो सब आना भी चाहिए, तो स्पेसिफिक उसके लिए इंजीनियरिंग फोर्सेस बनाई गई। सो 5 ईयर प्लान्स के थ्रू उस गोल को अचीव करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन उन कोर्सेज के लिए किए गए, उसके लिए अलग से कोर्सेज बनाए गए कि आज से 5 साल बाद 10 साल बाद हमें ये वाला टैलेंट चाहिएगा, उसके लिए करना है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, बच्चे आज भी जो इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे हैं, प्रोफेसर उनको C++ और जावा उन्हें सिखा रहे हैं। मैं आपको कसम से बोलता हूँ सर, लोगों को बुरा लगे तो लगे, लेकिन दुनिया आज की इन C++ पे नहीं चल रही सर। मोर इम्पॉर्टेंटली जिस पे चल रही है, वहाँ जो प्रोफेसर बैठे उन्हें पिछले 15 साल से उन्होंने वो सब देखा नहीं है। हकीकत ये है, मैं खुद एक केंद्रीय जो आपका जो सरकार है हमारी, राइट, केंद्रीय सरकार, उसका एक जो वन ऑफ द प्रीमियम मोस्ट कॉलेज है जिसको कॉलेज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस भी कहा जाता है, IIIT ग्वालियर से मैं पढ़ा हूँ। मैं आपको ये चीज़ बता सकता हूँ, जब सरकारें बदलती हैं तब जितने भी ये कॉलेज हैं, चाहे स्टेट लेवल पे हो, चाहे नेशनल लेवल पे हो, चाहे सेंट्रल लेवल के हों, उनके डायरेक्टर तक बदले जाते हैं। क्यों? सब कुछ पॉलिटिकल अलाइनमेंट होता है। आपने भी ये सब ऑलरेडी सुना होगा, आपको पता होगा। और सारे यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर एग्जैक्टली हब हमारे होंगे। मेरिट के बेसिस पे नहीं हो रहा है कि इस कॉलेज को इस डायरेक्शन में लेके जाना है, इस तरह की R&D करनी है, उसके लिए कौन बेस्ट आदमी वहाँ पे बिठाए, वो सब नहीं होता है। वहाँ पे पॉलिटिकल पोस्टिंग होती है, एंड फिर उसके अंदर भी जो प्रोफेसर सारा होते हैं उनमें पूरा क्लियर डिवीजन होता है कि हम किसकी तरफ के हैं। पहले वाले डायरेक्टर साहब के, इनके डीन बदल जाएगा, DSW बदल जाएगा, सब बदल दिया जाएगा सरकार के हिसाब से। आपको लगता है चाइना में ये चीज़ हो रही है? बिल्कुल नहीं होती सर। रिजल्ट ये होता है कि वहाँ पे एक्चुअल में compete करना पड़ता है प्रोफेसर्स को भी। हमारे यहाँ प्रोफेसर्स जो होते हैं, मेजॉरिटी, कुछ अच्छे भी होते हैं लेकिन मेजॉरिटी वो रिसर्च के नाम पे क्या कर रहे हैं? वो रिसर्च के नाम पे घुमा फिरा करके पेटेंट चेपूफाई करते हैं। मतलब ये होता है किसी और का पेटेंट है, उसी को मलिक क्या कहते हैं, उसको रिवायर किया एंड फाइल करो। मैं आपको इसका क्यों, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप Tier 1 इंस्टीट्यूशंस छोड़ दें, ठीक है, हमारे यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कोई भी हो, पेटेंट फाइल किया जाता है ये दिखाने के लिए हमने इतने पेटेंट किए, हम R&D पे इतने एफर्ट डाल रहे हैं, उसमें से ग्रांट कितना होता है? हमें नहीं होता है। अभी जो हमने डॉगी वाली हमने बात की ना, गलगोटियाज, वो तो बेकार की बात है। मैटर ये करता है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी जितने पेटेंट फाइल करती है, जो कि इतना बड़ा नंबर दिखाया जाता है, उनको ग्रांट कितने होते हैं? कुछ नहीं होता सर, सिर्फ पेटेंट तक ही रह जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? ग्रांट क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब ग्रांट के लिए जब अप्लाई करते हो, सामने वाले को पता है कि यार ये तो किसी और का माल चिपका दिया, राइट, लेकिन बोलने के लिए होता है पेटेंट हमने फाइल किया है। और ये भी क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार की जो रैंकिंग्स होती हैं कॉलेज के लिए, NIRF की रैंकिंग होती है और एक रैंकिंग होती है, तो उसमें ये देखा जाता है कि इन्होंने इतने पेटेंट फाइल किए, R&D की तरफ एफर्ट डाल रहे हैं, रैंकिंग ऊपर करो।
प्राइवेट कॉलेज हो या सरकारी हो। अब सरकारी में भी जो हमारे कॉलेज आते हैं, राइट, तो अब जैसे हमारे कॉलेज में दे देते हैं, एक प्रोफेसर होंगे जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है कि भैया देखो इनका सर्वेक्षण आने वाला, इनका सर्वे आने वाला है, तो ये मैट्रिक्स हैं, इनको ऑप्टिमाइज करना है। तो KPI बन जाते हैं कि इन मैट्रिक्स को ऑप्टिमाइज करेंगे तो हमारा रैंक ऊपर जाएगा। तो रातों रात हर हॉस्टल में पेंट होगा, बच्चों को सिखाया जाता है, हमें आगे बताया जाता है कि आपको ये बोलना है, ये नहीं बोलना, एटसेट्रा। कसम से बोलता हूँ, वो हफ्ते भर जो खाना मिलता है आपको हॉस्टल में, आपको लगता है कि यार अब मैं मोटा होऊंगा। सिमिलरली जो आपके ये पेटेंट की फाइलिंग्स वगैरह होते हैं, सब उसमें जो अलग KPIs होते हैं उसमें होते हैं, ये लॉन्ग टर्म KPIs होते हैं। तो आप बनाए रखते हो सप्लाई चेन कि इस साल टारगेट है हम इतने पेटेंट हमें फाइल करने हैं, तो उसके हिसाब से हर प्रोफेसर में आपस में होता है कि ठीक है हम इतने फाइल हम करेंगे। उसके लिए बच्चे आप लेके आते हो, वो तो बच्चे मिल जाते हैं, फिर उनको बताया जाता है तुम ये प्रोजेक्ट्स पे काम करो, ये हैं, इसके हल्का सा मॉडिफाई करके अपना कुछ बनाओ, ये सब किया जाता है। ऐसे होता है सर। लेकिन उसका रिजल्ट क्या मिल रहा है? रिजल्ट क्यों मिलेगा? हम रिजल्ट के लिए कर ही नहीं रहे ना। रिजल्ट तो रैंकिंग बना दिया गया है। रिजल्ट ये है ही नहीं कि हमें देश को आगे बढ़ाना है, हमें टैलेंट एक्चुअल में कल्टीवेट करना है। तो मेजॉरिटी ऑफ दी केसेस में ऐसा टैलेंट निकलता है। मेरिट पे नहीं चल रहे हम। नहीं सर, मेरिट की तो बात ही नहीं है ना। बात इसकी है कि सिस्टम चलता रहना चाहिए, देश की किसी को नहीं पड़ी है सर। एंड यही असली प्रॉब्लम है। जब आप चाइना की बात करते हो, वहाँ एक्चुअल में अंदर फायर है, हर आदमी को चाइनीज प्राइड है। हम बोलते हैं हम विश्वगुरु, चाइना वाले नहीं बोलते। दे आर वेरी क्लियर, वी वॉन्ट टू बिकम बैक टू द प्राइम 5000 ईयर ओल्ड सिविलाइजेशन जो हम थे। हम उसके आसपास नहीं है, हमें तो वो करना है। तो रिजल्ट है उनकी भूख है, वो आज भी कर रहे हैं। हम तो ऑलरेडी खुश हो जाते हैं। हम किस बात पे खुश होते हैं सर कि देखो हमारे देश को जितने सोलर मॉड्यूल की ज़रूरत है हम उससे तो ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रहे हैं। कोई ये नहीं बताता कि यार मेजॉरिटी के अंदर जो सोलर सेल लगते हैं वो आज भी चाइना से आ रहे हैं, और एक्चुअल जो वैल्यू है सोलर सेल की है। अब लोग बोल सकते हैं कि चलो सोलर सेल के अब तो प्लांट बनने लग गए। कोई ये नहीं बताता सोलर सेल की जो प्लांट है उसकी सारी मशीनरी आज भी चाइना से आ रही है। कोई ये नहीं बताता उसके पीछे वेफर भी लगता है, इंगॉट भी लगता है, पॉलीसिलिकॉन भी लगता है। सब में चाइना दबा के 70-80% के अपने मार्केट शेयर बना के बैठा है। मैं आपको हकीकत एक चीज़ बताता हूँ, आज से 10 साल पहले एक पूरा फिनोमिनन बन चुका था। हर जो ग्लोबल मेजर इंडस्ट्री है, स्टील है, सीमेंट है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, हर चीज़ के अंदर चाइना का 50 से 55% का मार्केट शेयर था व्हेन इट कम्स टू मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। 50-55%? हाँ, या से 10 साल पहले हर जगह वर्ल्ड मार्केट की बात करें ग्लोबल। हाँ, और उन सब इंडस्ट्रीज में आज भी उतना ही है। अच्छा। लेकिन उसके बाद जो न्यू एज इंडस्ट्रीज आई, आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आई, इलेक्ट्रिक बसेज आई, आपकी सोलर आई, विंड आई, हर चीज़ में इनका मार्केट डोमिनेशन आप देखो 70, 80, 90%। ये वहाँ खुश नहीं थे कि हम दुनिया का आधे से ज़्यादा हर चीज़ हम खुद बनाते हैं। दे हैव गॉन फॉर टोटल डोमिनेशन। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे यहाँ पे जब कोई बिजनेस क्रिएट करता है, आदमी क्या सोचता है कि यार मतलब मैं ना अच्छा बिजनेस बनाऊँ, बड़ा करूँ, और उसमें कोई गलत नहीं है। वहाँ पे जो आदमी बिजनेस शुरू करता है डे वन से सोचता है मेरे को दुनिया भर के लिए बनाना है। मैं सबको एक एग्जाम्पल देता हूँ, मिनीसो खाली एक एग्जाम्पल, बाकी भी है। मिनीसो जो हम इंडिया में देखते हैं, पहली बात तो लोग लगते हैं जापानीज ब्रांड है, जापानीज ब्रांड नहीं है, वो चाइनीज है, वो एक जापानीज डिजाइन ब्रांड है। हाँ, ठीक है, वो सर से मार्केट है ऐसा, वो मार्केट उनका नहीं, वो उनकी टैगलाइन है अ जापानीज डिजाइन ब्रांड। ठीक है, नंबर 1। सेकंड चीज़, वो चाइनीज कंपनी है। ये जब शुरू हुई उसके 2 साल के अंदर इनके 200 स्टोर थे। चलो मतलब बहुत तेज़ी से ग्रो करना, वो ठीक है। 2 साल बाद वो इंटरनेशनल चले गए। आज की दुनिया भर में उनके 8000 स्टोर है, चाहे फ्रेंचाइजी कैसी भी, 8000 स्टोर है। आप जरा सोच के देखिए, कंपनी शुरू होती है उसके 2 साल के अंदर वो इंटरनेशनल जा रही है। हमारे हम सुनते हैं कि क्यों? क्योंकि उनका वेरी क्लियर है, वी आर प्लेइंग फॉर द ग्लोबल डोमिनेशन। हम हर चीज़ ग्लोबल के लिए ही बना रहे हैं। उनकी कॉफ़ी का आउटलेट आता है, वो ग्लोबल जा रहा है। उनके रेस्टोरेंट्स आते हैं, वो ग्लोबल जा रहे हैं। आपको एग्जांपल देता हूँ, तो चाइना के 60 मेजर रेस्टोरेंट चेन्स हैं, जिनके पूरे साउथ ईस्ट एशिया में 2021 में तकरीबन 2400 आपके आउटलेट्स थे। ठीक है, आज के अंदर आप देखते हैं 2025 के एंड में, तो उन्हीं 60 का जो नंबर आप देखेंगे वो लगभग 8600 है, खाली साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। ये हो क्या रहा है? इवन देयर रेस्टोरेंट ओनर्स आर गोइंग फॉर ग्लोबल मार्केट्स। और ये नंबर मैंने आपको खाली साउथ ईस्ट एशिया के इसलिए बताया कि मुझे वही वाला पता है, बाकी भी होंगे, राइट? अब जरा सोचो 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर आप 2400 आउटलेट से 8600 आउटलेट्स आप कर रहे हो। दिस इज इनसेन। एंड ये पता है क्यों पॉसिबल है? इन दी एंड अगर हम इंडिया के अंदर ही चीज़ें बनाएंगे, जनता उतनी है, जितने ब्रांड खुल रहे हैं उतनी ही रफ्तार से लोगों की कमाई नहीं बढ़ रही है। बहुत बढ़ रही है लेकिन उतनी नहीं बढ़ रही है। तो
आपको भी लिमिट करना पड़ेगा, हम कितनी दुकानें खोलें, कितने आउटलेट्स खोलें, कितने लोगों को क्या क्या बेचोगे, राइट? जब आप बाहर खोलने लग जाते हो, मार्केट की तो कोई सीमा ही नहीं है, वहाँ पे वो चीज़ सिखाई जाती है, और सिर्फ सिखाई नहीं जाती, वहाँ उसके लिए एनेबल किया जाता है। यहाँ पे ये होता है, कोई बिजनेस अगर अच्छा अगर चलने लग जाए, सबसे पहले ये होता है, उसी के अगर पहले आके उसके ऊपर कोई ना कोई मामला होता है, छापा लगता है, रेड लगती है, एंड सडनली हफ्ते भर बाद वो कंपनी अच्छी चल भी रही होती है। तो बीच में दिक्कत क्या आई थी? वो क्यों बनी थी वो दिक्कत? अक्सर मैं आपको एक और बात बताता हूँ, हकीकत है हमारे स्टार्टअप वर्ल्ड की, मैं स्टार्टअप वर्ल्ड में काफ़ी काम कर चुका हूँ। अक्सर ये बोला जाता है कि अरे इस फाउंडर ने पैसा घुमा दिया, ये वो बना के चला गया। बहुत लोग करते हैं, लेकिन बहुत बार पता है पैसा ऐसे भी घुमाया जाता है। आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली कंपनी है, आपका माल चाइना से आता है, हर किसी को पता है पहली बात तो चाइना से आता है। ये जो मेक इन इंडिया का जो बजाया जा रहा है उतना है नहीं, उतना नहीं है, बहुत हम आगे आए हैं पहले से, लेकिन अभी उतना नहीं है, चाइना से आता है। अब आपका माल, आपको पता है भैया कि मेरा बिग बिलियन डे का सेल है, ये है, मेरे को अभी बेचना है सारा कुछ, उसे आपसे स्टॉक में ऑर्डर मैंने कर रखा है, और वो कस्टम्स ने टूटीकोरिन पोर्ट पे रोक के रखा हुआ है। अब आप कैसे करोगे सेल? और आपका माल आ चुका है, पेमेंट तो हो चुकी है, आपका वर्किंग कैपिटल आपका अटका हुआ है। तो पैसा वो ऐसा नहीं है कि आप घुमा के अपनी जेब में डाल रहे हो, आपको घुमाना पड़ता है कि ऑफिशियली दिखा नहीं सकते कि आपने ब्राइब आपने दी है, लेकिन वहाँ सेटलमेंट आपको ऐसे करना पड़ता है। ये सब चीज़ें भी होती हैं। और बदनाम कौन होता है? इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम। और ये खाली स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात नहीं है, हर छोटे छोटे बिजनेस को करना पड़ता है। नहीं तो स्टार्टअप्स को लेकर के ये तो सवाल उठाया ही जा रहा है कि हम क्या हम बना क्या रहे हैं। हम तो ये बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया कि हम 8 मिनट 10 मिनट में फूड डिलीवरी पहुंचा करके अपने आप को खुश मान रहे हैं कि हाँ भाई चलो हमने ये कर लिया है। तो ये भी तो एक क्रिटिसिज्म है। मैं अग्री नहीं करता उससे। मेरा सिंपल से एक मत है कि देखो, सब कुछ ज़रूरी है, पहली बात, सब कुछ बनाना ज़रूरी है, सब कुछ बनाओ, कोई बुराई नहीं है। इन दी एंड हकीकत ये है, मेरे को कितना भी नापसंद हो क्विक कॉमर्स का बिजनेस, मैं उसका यूज़र हूँ। बिल्कुल। और दूसरी बात, हम कितना भी बोलें कि भैया तुम लोगों का शोषण कर रहे हो, ये वो लोग हैं जिनके पास और कोई काम नहीं था, आज एटलीस्ट कुछ तो कमा रहे हैं इसके कारण, ठीक है। एंड थर्ड थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, दीपेंद्र गोयल की बात करते हैं। उन्होंने इसी काम से उन्होंने पैसा अपना बनाया, राइट, कि मैं आपको आपके घर में किसी का शोषण करके चले, वो वाला शब्द यूज़ करते हैं, शोषण करके आपके घर में खाना मैं पहुँचाऊँगा, उसको मैं ज़्यादा पैसा नहीं दूंगा, ठीक है। जो पैसा बनाया उससे आज वो क्या कर रहे हैं? कल उनकी टेस्ट फ्लाइट थी, जो LAT एरोस्पेस का वो ड्रोन सारा बना रहे हैं, जो प्लेन सारा बना रहे हैं, राइट, उसका कल टेस्ट फ्लाइट था, अच्छा गया ना। वो पैसा बनाया तो अब इन चीज़ों पे लग रहा है ना। एक सिंपल सी बात होती है सर, जब हमने पैसा कमाया नहीं है, जब पैसा है नहीं, तो रिस्क कैपिटल होता नहीं है। मैं आपको सीधा बोलता हूँ, मैंने अगर पैसा कमाया नहीं, मैं अब कमाने लगा हूँ, कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं अपना सब कुछ जी जान लगा के सब कुछ मैं छोड़ दूँ, सारा पैसा अपना मैं झोंक दूँ एक रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर जिसका रिस्क बहुत ज़्यादा हाई है, कुछ बनेगा नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं पैसा बना के बैठा हूँ, हाँ मेरे बेसिक साइज सॉर्टेड है, घर है छत पे, सॉरी घर वालों के ऊपर वाली छत है, घर है, एक गाड़ी है, बच्चों की पढ़ाई, हेल्थ केयर, सब कुछ मिली, उतना पैसा लगे करके बैठा हूँ, फिर भी अगर मेरे पास है भैया लगाने को 100 करोड़ रुपया, तो मैं रिस्क लूँगा, राइट। तब जाके आदमी कुछ बड़ा सोचता है कि अब मैं वैसा कुछ बनाता हूँ, अदरवाइज नहीं सोचा जाता। तो अब आपके जब जो लोग वो पैसा बनाने लग गए, वो लोग जाके फिर पैसा कहाँ लगा रहे हैं अब, कि उनके रिस्क कैपिटल है, वो लगाते हैं अग्निकुल में, कॉस्मोस में। ये वो स्टार्टअप है जो कि इंडिया में रॉकेट बना रहे हैं, वेरी हाई रिस्क है, लेकिन ये लोग वहाँ पे अपना पैसा लगा रहे हैं। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें कि हमारे यहाँ जो स्टार्टअप्स लोग कर रहे हैं और जो चाइना में लोग स्टार्टअप्स कर रहे हैं, इनके माइंडसेट में क्या अलग है, और अगर स्टेट की तरफ से देखा जाए तो दोनों के रवैयों में क्या फ़र्क आपको नज़र आता है? सर 2 बड़े अंतर है। नंबर 1, हम वो चीज़ें कर रहे हैं जो कि चाइना में मेजॉरिटी इंडस्ट्रीज़ में आज से 15 साल पहले हो रही थी, हम उनसे उतना पीछे हैं, 15 साल पीछे हैं आराम से सर, आराम से। वहाँ पे तब से मतलब कि लोग रॉकेट वगैरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम पिछले 7 साल से कर रहे हैं, और हर इंडस्ट्री के अंदर वो चीज़ें। आप ये देखिए ना कि वहाँ पे जो कंपनीज इलेक्ट्रिक बस भी बना रही है, Xiaomi की बात कर लीजिए, फ़ोन बना रही है, स्टार्टअप था ये तो, सबके स्टार्टअप थे, वैसे करके शुरू हुए थे, आज इतने बड़े बन गए। हमारे यहाँ शुरू हो रहा है, अच्छी बात है, ऐसे ही शुरू होता है ग्रेजुअली। जब ये लोग आगे बढ़ेंगे, इतना पैसा बनाएंगे, तो Xiaomi वाले ने क्या किया, फ़ोन असेंबली करके दूसरों से बनवा के फ़ोन वहाँ उतना बनाना शुरू किया, फिर R&D की, अब गाड़ी बना दी, और वो गाड़ी ऐसी बनी जो कि टेस्ला को मुश्किल हो रही है अपनी गाड़ी बेचने में उनके सामने, राइट। तो जब रिस्क कैपिटल आता, आदमी रिस्क लेता है। हिंदुस्तान में भी वो चीज़ हो रही है। मेजॉरिटी फाउंडर्स ने रिस्क कैपिटल अभी तक नहीं बनाया है, उनका पहला बिजनेस है जो कि अब मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ IPO जाने लगे हैं, और 5 साल में और बहुत सारे IPO होंगे, उनके पास भी रिस्क कैपिटल बनेगा, तो वो भी ऐसे बेट्स लेंगे। तो यहाँ पर क्या गवर्नमेंट को इंटरवीन नहीं करना चाहिए कि अगर रिस्क कैपिटल नहीं है तो गवर्नमेंट आकर के सब्सिडाइज करे या कुछ करे जिसकी वजह से वो लोग कर पाएँ?
इस पे मैं सरकार की थोड़ी सी तारीफ भी करूँगा और थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी करूँगा। सरकार ने किया है। आप ज़रा सोचिए, अगर मैं आके बोलूँ मैं सरकार हूँ, ठीक है, ये 5 ऐसे फाउंडर्स हैं जो मुझे लग रहा है अच्छा काम करें, मैं इनको पैसा देता हूँ अपनी जेब से। लोग पहले आके बोलेंगे अरे तो टैक्स पेयर का पैसा है, आपने इसको कैसे दे दिया? तो सरकार ने बहुत समझदारी से काम किया कि देखो, पहली बात सवाल नहीं आने चाहिए कि वरना फिर पूरा प्रोग्राम ही फेल हो जाएगा। दूसरी बात सरकार ने बोला कि यार हम एनीवेज हम बेस्ट पर्सन नहीं है, हमारा काम है पब्लिक मनी का कैपिटल एलोकेशन करना एंड वैल्यू क्रिएट करना देश के लिए। तो सरकार ने क्या किया, एक जो आपकी मल्टीपल जो एजेंसीज हैं, सिडबी हो गया एटसेट्रा, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये रहा 10,000 करोड़ के फंड ऑफ फंड, आप इसको वीसीज के अंदर इन्वेस्ट करो, वीसीज को बड़ा बनाओ इंडिया में, और बहुत सारे नए वीसीज यहाँ पे क्रिएट करो। वीसी मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट, जो कि स्टार्टअप के अंदर पैसा लगाना शुरू करें। लोग ये रियलाइज नहीं करते, हमारा जो सबसे पहले जो सरकार ने जो अनाउंस किया था 10,000 करोड़ का फंड ऑफ फंड, उसके थ्रू हिंदुस्तान में इतने सारे वीसीज बने जिनके अंदर वो एलपी बना। एलपी मतलब जो कि वीसी के अंदर पैसा डालने वाले बने। अच्छा, ठीक है। उन लोगों ने जिन स्टार्टअप्स के अंदर पैसा डाला उससे लगभग 16 यूनिकॉर्न बने। ठीक है। और बहुत सारी कंपनीज है जो कि उसके बाद भी बहुत कुछ कर रही है। वो वाली स्ट्रैटेजी चली, सरकार ने वहाँ पैसा लगाया तो वो इतनी सारी कंपनी रिलीज बनी, कितनी जॉब्स बनी, वरना एक कंपनी शायद बनती ही नहीं, क्योंकि वो पैसा ही इन स्टार्टअप्स में कभी नहीं पहुँचता। लोग रियलाइज़ नहीं करते कि इस स्ट्रैटेजी से इंस्पायर होकर बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने खुद के ऐसे फंड ऑफ फंड अनाउंस किए। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो यूपी सरकार है, उन्होंने 1,000 करोड़ का एक पूरा फंड ऑफ फंड अनाउंस किया। ठीक है। अब साथ में उसमें कैविएट होता है, अगर कोई वेंचर कैपिटलिस्ट हमारा पैसा उठा रहा है तो एक कंडीशन के साथ होगा कि 25% ऑफ द टोटल फंड वो यहाँ के स्टार्टअप्स को इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। मतलब यूपी के, या राइट, सेम वे कर्नाटका का भी है, एमपी वालों ने भी अपना ऐसे फंड ऑफ फंड निकाला है। इस तरह से होता है। तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही है। सवाल ये क्या, ये काफ़ी है? क्यों? अब जितने भी आपकी मल्टीपल जो वीसीज हैं, ठीक है, इनकी जो फंड की लाइफ होती है 7 से 10 साल। मतलब 7 से 10 साल के अंदर जो पैसा उठाया सरकार से या बाकी किसी इन्वेस्टर से, मुझसे उठा लिया, आपसे उठा लिया, वो वापस हमें लौटाना भी है। मतलब क्या हुआ, हमसे पैसा लिया, स्टार्टअप के अंदर डाला, उसका आईपीओ कराओ या उसको बेचो या कुछ भी करो, और वापस पैसे जो रिटर्न बने वो करके हमें वापस लौटाओ 7 से 10 साल के अंदर। दीपेंद्र गोयल जी ने साफ साफ बोला है कि भैया मैं 15 साल से बिजनेस बना रहा हूँ, तब जाके जोमेटो ये बना, कि ये आईपीओ हो पाया। राइट, बिजनेस में टाइम लगता है, अक्सर 7 से 10 साल काफ़ी नहीं होते। अब चाइना ने क्या किया, अभी ये पिछले 6 महीने की बात है, ये पहले भी कर चुके हैं, अब एक बड़ा फंड उन्होंने अनाउंस किया। ठीक है, ये एक नेशनल फंड अनाउंस किया जिसके अंदर तकरीबन $20 बिलियन का कॉर्पस डाला। अच्छा, ठीक है, और साथ में अनाउंस किए 3 रीजनल फंड्स, कि इन 3 पॉकेट्स के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए 3 छोटे फंड्स हमने और बना दिए। इनका काम है खाली सीड इन्वेस्टमेंट करना, मतलब बहुत अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स में पैसा डालना। ठीक है, पर स्टार्टअप 50 मिलियन युआन से ऊपर पैसा नहीं देंगे, लिमिट लगा दी। हाँ, लेकिन उतना पैसा तो कोई चाहिए, हम बैठे हैं, कोई नहीं देगा तो हम देने को बैठे हैं। ये क्यों किया गया? क्योंकि भैया अच्छे खासे ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे पैसा उतना नहीं है, लेकिन अगर वहाँ लगाया जाए तो हो सकता है आगे चल के अच्छा बने। लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी क्या आती है, 7 से 10 साल की लाइफ है, कैसे करोगे? तो सरकार ने बोला हम खुद के फंड हम बना रहे हैं। इसलिए अभी तक फंड दूसरे के होते थे जिसमें सरकार पैसे डालती थी। अभी जो 3 जो फंड बनाए गए, इसमें क्या किया गया, फंड की लाइफ है 20 साल की। ठीक है, 10 साल फॉर इन्वेस्टमेंट, 10 साल फॉर एग्जिट। मतलब आज अगर मैं पैसा डाल रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकली एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि 13, 14 साल, 15 साल, 16 साल का टाइम है जब मुझे वापस ये पैसा लौटाना पड़ेगा सरकार को। तो वीसीज भी वहाँ पे उतनी लॉन्ग टर्म बेट्स खेल पाएंगे, और जब वो उतनी बड़ी वो बेट खेलेंगे, स्टार्टअप्स को भी उतना लॉन्ग टर्म पेशेंट कैपिटल मिलेगा कि देखिए आज मुझे जो पैसा मिला है उसका रिटर्न जनरेट करके देने के लिए मेरे पास ये नहीं कि भैया 3 साल का टाइम है, 4 साल का टाइम है, 5 साल का टाइम है, मेरे पास है 13, 14, 15 साल का टाइम। उससे बहुत फर्क आता है, एनेबल किया जा रहा है। राइट, कैपिटल एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, उसको इस तरह से चाइना सॉल्व कर रहा है, हमें भी उस तरफ और करना चाहिए, हम कर रहे हैं और करना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 आता है, रास्ते में जो भी अड़चने आ रही है ना, उनको हटाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हर स्टेट के अंदर अलग नियम कानून है। अब फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सी चीज़ है, हमारे पूरे देश के अंदर ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है। उसको सॉल्व करने के लिए क्या बाइक टैक्सी एक अच्छा सोल्यूशन है? आंसर इज यस। क्या आपकी जो कार पूलिंग की एक होती है सर्विस, राइट, कि एक गाड़ी में 3 लोग 4 लोग बैठ गए, अलग अलग जगह जा रहे हैं, क्या वो अच्छी सेवा है? आंसर इज यस। दिल्ली में क्यों उसको बैन किया गया था? और सुप्रीम कोर्ट ने तो शायद सब जहाँ पे भी चल रहा था। पॉइंट इज, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे बैन कर दिया, कुछ जगह नहीं किया गया है। क्यों होता है ये? राइट, हर स्टेट की अलग कहानी है। लेबर लॉज, लोग बोल रहे हैं कि भैया अब तो लेबर रिफॉर्म्स को पास कर दिया गया है, नहीं किया गया है, बेवकूफ़ी है। अगेन, केंद्रीय सरकार ने पास किया है जो, वो सजेस्टिव है, हर स्टेट को पुश किया जा रहा है, आप इसको अपने आधार के हिसाब से इसे आप इम्प्लीमेंट कीजिए।
वो आज तक हुआ नहीं है। कुछ स्टेट्स ने उसमें से कुछ इंप्लीमेंट किया है, कुछ ने कुछ किया है। रिजल्ट ये है कि तमिलनाडु में आज भी अलग चल रहा है, कर्नाटका में आज भी अलग चल रहा है, यूपी में कुछ और चल रहा है। अब अगर मैं एक बिजनेस ओनर हूँ, मेरे लिए आज ही वही दिक्कत है, हर स्टेट के अंदर अलग लॉज है, कंप्लायंस हर स्टेट का अलग चल रहा है। मेरी दिक्कत क्या उसका निवारण है, राइट? अब एज अ बिजनेस मेरे लिए बड़ी एक समस्या बन जाती है। तीसरी आपकी जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि हर किसी को बराबर का एक प्लेटफॉर्म एक मिलना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, JSW ग्रुप है, मैं कहता हूँ मेरे को ऐसे हिंदुस्तान में 40 ऐसे ग्रुप चाहिए, एक नहीं, आगे पीछे 4-5 नाम ही क्यों आते हैं, मेरे को तो और चाहिए 40 के 400 ऐसे ग्रुप होने चाहिए हिंदुस्तान में, जैसे चाइना में है, ठीक है? अब एक सिंपल सी बात है, अगर आप किसी स्टेट के अंदर निवेश करने जा रहे हैं, क्या इंसेंटिव मिलेंगे, क्या होगा, किस टीयर के हिसाब से कितना इन्वेस्टमेंट करते हो, क्या रिटर्न मिले, क्या आपको इंसेंटिव देगी सरकार, वो सब फिक्स होना चाहिए। किस रीजन के अंदर किस तरह का इन्वेस्टमेंट करो, हर क्राइटेरिया लगा दो, लेकिन वो सेट होना चाहिए ना प्रोसेस। वो ये तो नहीं होना चाहिए कि मैं जाके सरकार से अलग से नेगोशिएट कर रहा हूँ, आप अलग से कर रहे हो, और आपको सरकार कुछ ऑफर कर रही है, मुझे कुछ कर रही है, कि नेगोशिएशन हमारा वैसे हुआ है। JSW ग्रुप नागपुर के पास बूटीबोरी नाम से एक रीजन है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा अपना प्लांट लगा रही है। उसके लिए उनको इंसेंटिव उन्हें मिला है कि टोटल जो भी उनका SGST का कॉम्पोनेंट होगा उसका 110% का उन्हें रिबेट उन्हें दिया जाएगा। अच्छा, आपको लगता है मैं जाके सेम प्लांट लगाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा? विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मेरे पास चलो है पैसा, सब कुछ मैंने जुगाड़ लिया है, इन्वेस्टर हैं, आपको लगता है मुझे मिलेगा? जो आप और मैं दोनों जानते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि भैया कुछ ऐसे देश हैं, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं हमारे यहाँ, तमिलनाडु हो गया या फिर गुजरात हो गया, वो इतना अच्छा क्यों कर रहे हैं? मैं इन 2 स्टेट्स की हमेशा बात करता हूँ। इनके पास गुजरात एंड तमिलनाडु, या इन दोनों स्टेट्स ने क्या किया है, हर चीज़ के लिए दीज आर दी फर्स्ट 2 स्टेट्स जो कि अपनी खुद की एक स्टैंडर्ड पॉलिसी निकाल देते हैं। लोग बोलते हैं ना कि यार सारे के सारे जो आपके सेमीकंडक्टर वाले प्लांट्स हैं चाइना, गुजरात क्यों गए? वो इसलिए गए कि गुजरात वॉज द फर्स्ट स्टेट एवर इन इंडिया टू ब्रिंग आउट अ डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, जिसमें बेसिकली क्या बोल दिया गया, अगर आप यहाँ प्लांट लगाओगे हम आपको ये इंसेंटिव देंगे, हम आपको पावर में ये रिबेट देंगे, हम आपको जमीन इस रेट पे देंगे, ये आपको कैपिटल सब्सिडी देंगे, सब कुछ साफ डिफाइन कर दिया गया। ये नहीं है कि यार मैं जाके हर एक स्टेट के जाके मैं नेगोशिएट करूँ। पहले पता गुजरात क्या देगी, तमिलनाडु इज अगेन सेम। अब इसकी बात कर लीजिए, जो हमारी स्पेस टेक पॉलिसी है, रॉकेट तो इंडिया में बहुत पहले से बन रहे हैं और हम बनाना चाहते हैं। हर स्टेट का अपना एक पूरा क्यों नहीं बन सकता कि हर स्टेट अपना बता दे हमारी ये पॉलिसी है? ये 2 स्टेट ही क्यों वो आगे बढ़ के बोलते हैं? टोटल इंडिया में 4 स्टेट्स हैं जिन्होंने अपनी पॉलिसी बना रखी है स्पेस मैन्युफैक्चरिंग के लिए। उसमें गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना और एक और स्टेट है, जिसमें सबसे पहले अगेन ये 2 स्टेट है। बाकी किसी को कोई पॉलिसी नहीं है। पॉलिसी नहीं है। अब वहाँ पे बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए जब आपको इंसेंटिव चाहिए, आप क्या करते हो? आप जाओगे सरकार के पास, बैठोगे कि जी मैं लगाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे करूँगा, आप हमें क्या क्या दे सकते हो बताओ। अलग से बात करनी है आपको। दैट इज़ अ प्रॉब्लम, राइट? क्योंकि आपको लगता है हर कोई अगर जब भी कोई छोटा इन्वेस्टमेंट करे, कोई बड़ा करे, आपको लगता है सरकार के इतना टाइम है कि वो लाखों बिजनेस के तो बात कर सके हम आपको क्या देंगे फ़ायदा। तो क्या ये इसके पीछे का रीज़न क्या ये है कि हमारी लड़ाइयाँ कुछ और ही चल रही हैं कि हम इधर ध्यान ही नहीं दे रहे? अदरवाइज हम चाहते तो वही ना, एस्पिरेशन तो मेरे ख्याल से हर सरकार का यही होगा कि हम चांद पे जाएं, मंगल पे जाएं, ये बना लें। लेकिन अगर इस दिशा में सोच ही नहीं रहे, मतलब आप बता रहे हैं कि सिर्फ 4 ही जगहों पर अगर ये पॉलिसी है, तो फिर हमारी क्या मतलब मेन जंग क्या है जो हम लड़ रहे हैं? फिर सर दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत ये है कि देखो हमारे पास कैपिटल है लिमिटेड, ठीक है? कैपिटल मतलब पैसा सरकार के पास लिमिटेड। लोगों को कितना लगे हम इतना टैक्स दे रहे, कहाँ जा रहा है? ऑफकोर्स कुछ तो करप्शन में भी जाता है, पर उसके बावजूद भी अगर करप्शन वाला मान लेके वो सरकार के पास है, तब भी पैसा लिमिटेड है। हिंदुस्तान की भूख इतनी है, ठीक है? लेकिन अब जब लिमिटेड है तो आप कितने लोगों को आप फ़ायदा दे सकते हो? रिजल्ट ये होता है कि सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि जो भी फ़ायदा दे सकते हो आप सेलेक्ट लोगों के लिए बचा के रखते हो। इसको आप ज़रा वैसे समझिए कि महाराष्ट्र की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? मेरा एक सिंपल सा सवाल है, ऐसा क्यों है कि बजाज ग्रुप जो है, बजाज ऑटो, उसको ओपनली आके बोलना पड़ रहा है कि यार सरकार ने हमें बोला था आप हमारे ये बनाएंगे तो आपको ये इंसेंटिव मिलेगा। मैं 4 साल से मैं अपनी थाली लेके बैठा हूँ भाई, मेरे पास मेरा जो इंसेंटिव था वो क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि सरकार के पास पैसा है नहीं देने को। क्यों नहीं है कि वो अब अलग पॉलिसी उन्हें अनाउंस नहीं कर दी है, लाड़की बहना ये फलाना ये वो, ये पैसा तो वहाँ जा रहा है, DBT। तो रिजल्ट इज जिनको प्रॉमिस किया कि हम तुम्हें इंसेंटिव देंगे, जो हम बोलते हैं ना दी कैपिटलिस्ट ऑफ इंडिया, दी कॉर्पोरेट्स ऑफ इंडिया, जो बड़े बड़े खानदान है, उनको भी जो प्रॉमिस किया वो दे नहीं पा रहे। आपको लगता है कि अगर वो सबके लिए सेमर पॉलिसी कर देंगे कि सबको फायदा मिले, तो कहाँ से देगी सरकार? नहीं होगा। मतलब हमारे सरकार के पास पैसा ही नहीं है। देख रहे हैं सर महाराष्ट्र में, ये एक्चुअल में पब्लिक स्टेटमेंट है सर बजाज वालों का, आप देख सकते हैं।
सेम गोज फॉर टाटा एज वेल। टाटा ग्रुप जो है, टाटा मोटर्स जो है, वो बहुत गाड़ियाँ हमारा वो सब कुछ वो बनाता है आपके पुणे में, चाकन में, ठीक है। ओपनली उनका मैनेजमेंट बोल रहे हैं हमारा इंसेंटिव का पैसा 2 साल से अटका हुआ है। क्यों है सर ये? आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, जल जीवन जो आपका जो पूरा मिशन ये चल रहा है, राइट, बहुत एम्बिशियस मिशन है। इसके चक्कर में हुआ जो जितने भी आपके पाइप मैन्युफैक्चरर्स हैं सबके स्टॉक भर भर के ऊपर गए हैं पिछले कुछ सालों में। अब सब के सब पिट रहे हैं, सब रो रहे हैं। क्यों? 2 साल से पैसे अटके हैं, वापस नहीं आ रहे, सरकार पेमेंट नहीं कर रही है। सबके प्रोजेक्ट हो चुके हैं, पाइपें लग चुकी हैं, सब कुछ हो गया है, फिर चाहे कितनी खराब क्वालिटी की लगी, चाहे उस पर पानी आता हो नहीं आता, लेकिन बिल तो कटा है, बिल सरकार के पास जमा है, पैसे क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? सरकार के पास होते तो कर देती ना, लेकिन सरकार को होता है नहीं, मेरे को अपना फिस्कल डेफिसिट मेंटेन करके रखना है, लेकिन मेरे को लोगों को ये बांटना भी है, तो पैसे बचे कहाँ? इतना ही है, इतना ही दे सकता हूँ, तो फिर ये सब दिक्कतें आती हैं। जब कर नहीं सकते तो अनाउंस मत करो, और अनाउंस कर रहे हो तो सबके लिए कर दो। अपने यहाँ क्रोनी कैपिटलिज्म की भी क्या दिक्कत है कि एक ये जो 2-3 बड़े उद्योगपति हैं, इनके बहुत नाम लिया जाता है कि भाई सब कुछ इनके लिए किया जा रहा है। क्या इसी तरीके चाइना भी ऐसे ही काम करता है? नहीं सर, वहाँ पे बहुत अलग है। पहली बात तो सर मैं बता दूं, ये जो बोला जाता है ना कि 2 ए हैं, अडानी जी, अंबानी जी, ऐसा नहीं है, ये बहुत ही बेकार की क्या बात है। रियलिटी है इसकी? JSW भी है, टाटा भी है, अडानी जी भी हैं, अंबानी जी है, बहुत सारे और भी ऐसे ग्रुप है, बिरला जी भी हैं हमारे, राइट, बांगड़ ग्रुप भी है, और बहुत सारे ऐसे हैं। हर स्टेट के अंदर ऐसे कई बैठे हैं। आप अगर आप आंध्रा तेलंगाना साइड जाओगे, वहाँ पे आपका मेगा ग्रुप है, बहुत बड़ा है, रेड्डीज का, वो सब भी हैं। तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, पहली बात तो, ठीक है, जो कि बहुत पावरफुल है, जो कि अपने अपने सेक्टर में बहुत कुछ मिलकर मचाते हैं, एंड सरकारें उनके हिसाब से बहुत ज़्यादा चलती भी हैं। और दूसरी बात हमें बहुत ज़रूरी है समझना कि खाली 2 अडानी और अंबानी ऐसे ग्रुप्स नहीं है हमारे, ऐसी फैमिलीज नहीं जिनको सारे फायदे मिलते हैं। लोग सवाल नहीं उठाते क्योंकि PR गेम बहुत लोगों का बहुत स्ट्रांग होता है। मेरे को एक बात बताइए, किसी ने आज तक सवाल नहीं उठाया, मेरे को पता नहीं क्यों, ओडिशा के अंदर जो भी आपका पावर डिस्ट्रीब्यूशन के 4 आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स थे सरकारी, उनको जब प्राइवेटाइज किया जाता है, चारों के चारों टाटा वाले कैसे जीत लेते हैं? चारों ही टाटा वाले कैसे जीत सकते हैं? मतलब और कोई इंटरेस्टेड नहीं था, बिडिंग तो हुई थी, सब कुछ हुआ था, लेकिन घुमा फिरा के अपने आप चारों में ही लोएस्ट बिडिंग थोड़े थोड़े नंबर से टाटा वाले की कैसे निकल जाती है, मेरे को समझ नहीं आता। और चलो निकल भी गई, वो एक्चुअल में होंगे बेटर, चारों में उनकी बिड अच्छी निकली हुई, लेकिन उस पर तो किसी ने सवाल नहीं उठाया। अडानी जी जब 7 एयरपोर्ट ले जाते हैं, 6 एयरपोर्ट ले जाते हैं, एक और उनका वैसे चलो था, उन्होंने खरीदा जिस भी टर्म्स के अंदर खरीदा, तो सबको दिक्कत होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे कुछ गलत नहीं हुआ है, अडानी जी ने कुछ गलत नहीं किया होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन हम ये क्यों मान के चल रहे वहाँ पे कुछ गलत नहीं किया होगा? बस वो है क्योंकि टाटा ग्रुप है ना यार, टाटा तो मतलब अच्छे हैं यार, रतन टाटा जी है, ये आता दिमाग में, वो कितना फिलैंथ्रोपी करते हैं एटसेट्रा, लोगों के दिमाग में ये चीज़। PR का गेम है, PR है, गुडविल है, कुछ हकीकत भी है, कुछ नहीं भी होता है, लेकिन बनाया तो ऐसे ही जाता है ना। आप मीडिया की इंडस्ट्री से हो, मैं सोशल मीडिया की इंडस्ट्री से आता हूँ कहीं ना कहीं, राइट। हम दोनों को पता है PR कैसे काम चलता है, इतना तो हम दोनों ने देखा होगा। आपके पास भी कई बार लोगों ने आके मतलब कि आपको बहुत कुछ बताया होगा, ये वाली स्टोरी प्लांट करनी है, कैसे की जाती है। हमारे पास भी आए दिन आते हैं, आज के दिन तो पूरी इंडस्ट्रीज पे चल गई है, कैंपेन्स की ब्रीफ सर्कुलेट किए जाते हैं, ये करना चाहोगे नहीं करना चाहोगे, उसका इतना मिलेगा इतना मिलेगा। इतना हो गया है कि पता चल जाता है कि इसको कहाँ से आया पैसा। अरे सर, सबसे कमाल की बात ये होती है कि लोग लाइन बाय लाइन वही क्यों बोलते हैं, उतनी मेहनत नहीं करनी, क्योंकि इतना पैसा आ रहा है, क्यों मेहनत करनी है? अरे बोलो अगले कैंपेन की भी तो करना है। ये काम अभी चल रहा है, एंड ये PR होता है। और जब आप रिजल्ट देखते हैं तो मैं आपको खाली इतना ही बताने की कोशिश कर रहा था कि एक तो पहली बात हमें बंद करना, जो हम बोलते हैं अडानी अंबानी अडानी अंबानी, अरे वो 2 नहीं है, ऐसे 20-25 हैं, लेकिन सीन वही है कि सब कुछ उनके पास ही जा रहा है। प्रॉब्लम यहाँ उसके नीचे नहीं जा रहा है, आप ये कह रहे हैं नीचे सेकंड लेयर पे कॉन्सेंट्रेशन भयंकर है। आपको उसका एग्जांपल देता हूँ, सीमेंट इंडस्ट्री चाइना में भी है, यहाँ पे भी है, राइट। वो तो कम्युनिस्ट लोग हैं ना, हम तो कैपिटलिस्ट हैं ज़्यादा, राइट। हम कैपिटलिस्ट सोचते हैं कि इकोनॉमिक पॉलिसी वैसी होनी चाहिए। हमारे यहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्री में अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन कैपेसिटी भी मिला लें, जो टॉप जो 5 प्लेयर हैं उनका 75% का मार्केट शेयर बनता है, ठीक है। चाइना में वो 40% है। चाइना में 75% मार्केट शेयर पहुँचे प्रोडक्शन कैपेसिटी सीमेंट की, उसके लिए वहाँ पे 26 प्लेयर लगते हैं, हमारे यहाँ 5 है। रिजल्ट क्या होता है? अब इसका एक और लेयर डीपर जाएंगे, अगर आपको क्या मिलेगा वहाँ पे, जब कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होना है वहाँ पे सोचो कितना कंपटीशन है कि भाई मेरा सीमेंट लगाओ। वहाँ पे एक्चुअली में बिडिंग वॉर्स होते हैं, यहाँ पे नहीं होता है। होता है कंपटीशन कहने को, लेकिन कितना ही होता है, घुमा फिरा के वही तो प्लेयर्स हैं। एवरीबडी नोज अबाउट दैट, एवरीबडी नोज अबाउट दिस। रिजल्ट इज वहाँ पे बहुत कम रेट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है,
यहाँ पे नहीं बनता है, यहाँ पे कॉस्ट एस्केलेट ही होते जाते हैं। सिमिलरली गो फॉर अदर इंडस्ट्रीज, ठीक है। आप वहाँ पे एविएशन का देखेंगे तो सरकार ने खुद के ही चाहे वहाँ पे 3 प्लेयर्स वहाँ पे लगा रखे हैं, ठीक है, चाइना ईस्टर्न, चाइना साउदर्न करके वहाँ पे बना रखे हैं प्लेयर्स। कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं जिसके 25% के ऊपर का मार्केट शेयर हो। तो कंपटीशन है। हमारे यहाँ पे क्या है जी, पहली बात लोगों को ये चीज़ पता रहती है कि 65% मार्केट शेयर इंडिगो का है, अनदर लगभग 27 से 28% टाटा ग्रुप का है, एयर इंडिया एक्सप्रेस सब कुछ मिला करके, ठीक है। लोगों को ये नहीं पता कि इंडिया में जितने भी, अगर हम मार्केट शेयर छोड़ें, जितने भी रूट्स हैं, कि जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली से भिलाई हो गया, राइट, दिल्ली से मुंबई एक रूट हो गया, पटना से दिल्ली एक रूट हो गया, ऐसे जितने भी रूट्स हैं उसमें लगभग 65% ऐसे रूट्स हैं जिस पे 100% मोनोपोली इंडिगो की है। मैं इसमें इंडिगो को ब्लेम नहीं कर रहा हूं। कहीं पे अगर रूट है और कोई नहीं उड़ा रहा है, मेरे पास प्लेन है, मैं उड़ाऊंगा, गलती इंडिगो की है ही नहीं। क्या वो कंपटीशन करता है? आंसर इज यस। वो compete करके दूसरों को बिजनेस से हटा देता है। अगर कोई एक प्लेन अगर वहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं 10 बजे का, वो 9:30 पे 4 प्लेन लॉन्च करेंगे, 10:30 पे वो 4 और प्लेन वो लॉन्च कर देंगे, वहाँ पे वो रेट ही वो क्रैश कर देते, दूसरा ऑपरेट नहीं कर पाता। बट पॉइंट इज, और भी प्लेस तो थे ना, सबके सब हटे क्यों जा रहे हैं, सब डिस्ट्रॉय क्यों हो रहे हैं? क्यों हो रहा है? सब पॉलिसीज ऐसी है ना, ऑपरेट कर नहीं सकते खिलाए बिना, और खिलाने जाते हो तो फिर आपके वो यूनिट इकोनॉमिक्स पे बिजनेस आपका नहीं चलता है, और ज़रा सा कुछ इधर उधर हो तो बिजनेस बंद होने लग जाते हैं। हमारे यहाँ तो सर ग्रेवयार्ड ऑफ एविएशन है, अच्छी एयरलाइंस आके बंद हो चुकी हैं। कुछ में प्रमोटर्स की गलती थी, कुछ में कुछ और ही हुआ, एंड लगी हुई सर लाइन। एंड एक सिंपल सा सर सवाल है, रिजल्ट क्या बनता है जब 65% रूट्स पे ये होता है? जब इंडिगो का सिस्टम, जब पहली बात तो ये उनके FDTL नॉर्म्स के लिए जो आपके थे कि पायलट्स के रेस्ट के कुछ नॉर्म्स होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की है जिस तरह से हमारे यहाँ पे फ्लाइंग इकोसिस्टम चलता है। तो उनके बेहतर के लिए सरकार ने जब पायलट्स के भले के लिए, क्रू के बेहतर के लिए जब नॉर्म्स निकाले, इंडिगो हैड द पावर टू से कि हम प्लेन ही नहीं उड़ाएंगे। ऑफ कोर्स ये बोल के नहीं किया, पूरा शट डाउन किया, जो हमने सबने देखा फरवरी में, राइट। दैट द पावर टू से दैट। पूरे देश में क्या सीन हमने सर देखा है सर, राइट। आपको लगता है चाइना में पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। वाई? कोई ऐसी एयरलाइन ही नहीं जिसके पास 24% से ऊपर मार्केट शेयर हो। कंपटीशन इतना है। तो उन्होंने कैप लगा रखा है या फिर कॉम्पिटिशन बाय डिफॉल्ट ऐसा हो गया है? बाय डिफॉल्ट ऐसा है। 3 प्लेयर्स तो खुद के ही खड़े कर रखे हैं जो आपस में compete कर रही है। हमारे सरकार बोलती है मर्ज करो और बड़ा प्लेयर बनाएंगे, वहां बोलती है नहीं करना है, लेट देम compete। क्योंकि हर एक में चलाने के लिए जो ब्यूरोक्रेसी भी जो हमने बिठा रखी है, उनको भी आपने compete करना पड़ेगा ना, कि कल को अगर मैं और बेहतर रोल में चाहता हूं तो मेरे को अपनी वाली एयरलाइन को बेटर लेके जाना पड़ेगा। तो वहाँ कंपटीशन होता है। वहाँ स्टेट चला रहा है एयरलाइंस, 3 एयरलाइंस तो स्टेट ही चला रहा है, और बाकी और भी बहुत सारी हैं। सबसे कमाल की बात है सर, हिंदुस्तान में कितनी एयरलाइंस आप गिन सकते हो? छोटी बड़ी आप कितनी आप गिन सकते हो? आपका एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो, एयर एशिया, सॉरी एयर एशिया नहीं, आपका ये जो अकाशा एयर, स्पाइस जेट हो गया जो वैसी पिछड़ रही है, एक आपका ये क्या नाम है उसका, संजय गुड़ावत ग्रुप का ही कभी ने, स्टार एयर है जो कि खाली आपके ये सरकार की जो सब्सिडाइज रूट्स होते हैं उस पर उड़ाती है, और कुछ छोटी मोटी एयरलाइंस होंगी। कितने गिन लोगे आप? 10, 11, 12 मैक्स। चाइना में अगर आप देखेंगे सर, ओवरऑल देखेंगे अगर आप, 50 से ज़्यादा एयरलाइंस है, छोटी बड़ी हर तरह की मिलाकर। पब्लिक को भी फायदा होता होगा? ऑफ कोर्स होता है, ये आपस में compete करती हैं, वो compete करती हैं। हमारे यहाँ इसके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, बात ही नहीं, इमेजिनेशन में भी नहीं है ये सब कि यहाँ ये भी इशू है। बिल्कुल नहीं। अब बताऊं सर यहाँ पे क्या होता है, अगर इंडिगो के ऐसे पावर है कि अगर मान लीजिए, हाँ इंडिगो छोड़िए, हमारी बात करते हैं। हम दोनों एयरलाइन ओनर्स हैं। मैंने एक एयरलाइन यहाँ पे लॉन्च मैंने करी इस रूट के ऊपर कि दिल्ली से मुंबई 10:05 पे मेरा प्लेन उड़ेगा, मैं लूँगा 5,000 रुपये। आपके पास मुझसे 10 गुना ज़्यादा प्लेन है, आप आकर के 9:55 पे, 9:45 पे, और उसके बाद 10:15 बजे आप 3 प्लेन आप लॉन्च अप कर देते हो, और आप फेयर कितना रखते हो? 4500 रुपये। ऑफ कोर्स है, मैं वहाँ सस्टेन नहीं कर पाऊंगा, तो अपनी प्लेन में बंद मैं कर दूंगा। अब इस यहाँ पे क्या हुआ, कंपटीशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत थी। हमारे लीगल सिस्टम में इस कंपटीशन को एड्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इंडिगो ये चीज़ कर पाता है कि कोई भी आके प्लेन लॉन्च करे, उसके चारों ओर फ्लाइट लॉन्च कर दो और प्राइसेस क्रैश कर दो, उसको आउट ऑफ बिजनेस करो, फिर वो कर। अब कहने को एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी जी कर रहा है, चाइना में ये चीज़ नहीं कर सकते आप, सरकार ये चीज़ अलाउ नहीं करती। रिजल्ट इज वहाँ पे कैनिबलिस्टिक कैपिटलिज्म नहीं होता।
यू हैव टू कम्पीट. कंपटीशन को सेव करना भी वहाँ पे ज़रूरी माना जाता है. हमारे यहाँ पे खाली ये बोलता है कि भैया लेट देम कम्पीट, बट ऐसा सीन जब बन जाता है कि कंपटीशन बचे ही ना, तो वो दिक्कत है ना सबके लिए. वहाँ पे वो चीज़ नहीं होती. एंड दिस इज समथिंग जो कि सरकार का वहाँ पे कायदा होना चाहिए. सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर करना कि कंपटीशन रहे. मेरे को बहुत दुख होता है जब हम वोडाफोन के ऊपर हम इतना पैसा हम जला रहे हैं, BSNL के ऊपर जला रहे हैं, बट कहीं ना कहीं मेरे को खुशी है कि हम कर रहे हैं कि भैया एटलीस्ट टेलीकॉम में हम कुछ कंपटीशन बनाए रखने की हम कोशिश तो कर रहे हैं. बाकी स्पेसेस में हम क्यों नहीं कर रहे सर? नहीं, लेकिन नाम मात्र का ही है वहाँ पर भी, टेलीकॉम में भी सर नाम मात्र है, लेकिन जरूरी क्यों आप ये समझिए. पता ही है. बात ये है, अभी तक लकीली ऐसा कोई बुरी सिचुएशन आई नहीं, होपफुली आए भी ना. लेकिन कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसी सिचुएशन बने कि भैया 80% मार्केट ही मान लीजिए जियो का है. जियो वाले रातों रात आगे बोले हम 50% टैरिफ बढ़ा रहे हैं, हमारे इसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा. लेकिन क्योंकि कंपटीशन है, इतने सारे प्लेयर्स हैं, आज भी कम से कम 4 प्लेयर हैं, राइट. एंड क्योंकि BSNL ने अपने टैरिफ इतने लो रखे हुए हैं, बाकी के पास ऑप्शन नहीं रहता है, उसके थोड़ा बहुत ऊपर रखो, समझ में आता है. अब ऑब्नॉक्शियसली आप रख नहीं सकते, राइट. हमें हर सेक्टर में वो करने की जरूरत है. मैं नहीं कह रहा कि हर सेक्टर में PSU लेके आओ, वो नहीं कह रहा, बट इंश्योर दैट कंपटीशन चले ना जाए. टेलीकॉम में तो कंपटीशन चले गया, उसके बाद सरकार अब बाकी कोशिश कर रही है. लेट अस इंश्योर कि बाकी सेक्टर में कंपटीशन चले ना जाए. अभी हो क्या रहा है, सीमेंट सेक्टर की ही वापस बात करते हैं. हमारे पूरे देश में सीमेंट सेक्टर जोन वाइज देखा जाता है. आप जब साउथ की जब जोन में जाते हैं, सबसे ज़्यादा सीमेंट की कैपेसिटी वहाँ पे ऐड करी गई है. रिजल्ट इज वहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो कि अच्छे खासे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे नहीं चलते हैं. ठीक है, अब वहाँ पे इतना अबंडेंस है, वहाँ पे भी कई सारे ऐसे प्लांट है. पेन्ना सीमेंट हो गया, एक आपका ये ओरिएंट सीमेंट हो गया जो कि आपके बिरला ग्रुप का था, CK बिरला ग्रुप का था. सिमिलरली आपका इंडियन सीमेंट था जो कि आपका CS की टीम वगैरह चलाती थी. इन सबको अभी आकर के अल्ट्राटेक सीमेंट ने खरीद लिया, अडानी जी ने खरीद लिया अपना ये अंबुजा ACC के थ्रू, अडानी सीमेंट के थ्रू. ठीक है, अब आप देखेंगे क्या हो रहा है, हमारे पूरे देश में सीमेंट के रेट बढ़ रहे हैं. साउथ के मार्केट में जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, वहाँ पे सीमेंट के रेट उल्टा गिर रहे हैं, बढ़ ही नहीं रहे हैं. ये क्यों होता है? एक सिंपल सी बात है, जहाँ इतने सारे प्लेयर हैं जिनकी ऑलरेडी हालत टाइट है, वहाँ पे सीमेंट के रेट जब आप बढ़ने नहीं दे रहे हो, मार्जिन और ख़त्म हो रहे हैं. जो इतने छोटे छोटे जो प्लेयर्स हैं ना, वो मजबूर हो जाते हैं कि यार हम क्यों ही बिजनेस कर रहे हैं यार, बेचो. और जब बेचने जाओगे तो घुमा फिरा के प्लेयर कौन है खरीदने वाले? आपको उनके टर्म्स पे खुद को बेचना पड़ता है. मैक्सिमम कंपटीशन यही कर सकते हैं कि आप हमें अच्छा वैल्यू नहीं दोगे, हम अल्ट्राटेक को दे देंगे, आप अच्छा नहीं दोगे, हम अडानी जी को दे देंगे. बट घुमा फिर के वही रह जाता है. बोला सीन वहाँ पे पूरा सेट है. भाई उसमें भी तो वो तीनों लोगों ने सेट कर रखा होगा कि इसको इतने पे ही तोड़ना है. जो भी होगा सर, बट पॉइंट इज, एंड ये लोग बोल सकते हैं मैं खुद से बना के बोल रहा हूँ, प्लीज़ जाके पढ़ो लाइव मिनट के ऊपर, पूरा लाइव मिनट जहाँ से न्यूज़पेपर है हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप का, उस पर पढ़ो, बड़ी कमाल की रिपोर्टिंग है उसमें. उन्होंने इसके ऊपर पूरा डेडिकेटेड प्रीमियम अपना आर्टिकल एक लिखा हुआ है, पूरा डिटेल में एक एक चीज़ बताई है कि क्या हो रहा है. आपको रियलाइज़ होगा कि यार यही चीज़ें तो सरकार को कंट्रोल करनी होती है ना, कि इतना कंपटीशन तो बना रहे. यहाँ पे तो चीज़ खत्म हो रही है. और ये तब है जब मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप ऑपरेशनल अंडर ऑपरेशन कैपेसिटी को अगर आप मिला दें तो 75% मार्केट शेयर ऑलरेडी 5 लोगों का है. उसके बाद भी और बढ़ेगा तो सोचो कितनी बड़ी दिक्कत है. और ये तब है जब अभी हमारी इकोनॉमी $4 ट्रिलियन के आसपास है, हमें और बहुत बड़ी बनानी है. चाइना की जो इतनी बड़ी बन चुकी है, तब भी वहाँ पे इतने प्लेयर हैं, अराउंड 18 ट्रिलियन लगभग. कितना सोचने की हमें ज़रूरत है कि यार हमें तो वो चीज़ करनी थी ना जो वो लोग कर रहे हैं, लेकिन हम तो खाली ये बोल के बैठ जाते हैं यार डिक्टेटर है. चलो, वो डिक्टेटर होके वो कर रहे हैं जो कि ये चीज़ इंश्योर करता है, जो अटल जी की एक लाइन है ना कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की, ये देश रहना चाहिए, वो एक्चुअल में वैसे बना रहे हैं. सही बात है, कोई उनकी तरफ निगाह नहीं उठा करके देख पा रहा है आज की तारीख में. एग्जैक्टली. मुझसे किसी एक्सपर्ट ने बोला था कि हम चाइना के साथ जितना ट्रेड डेफिसिट में हैं, आप बताएंगे कितना सही है ये, कि हम जितना चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट में हैं, वो एक तरीके से हम अपनी सेफ्टी इंश्योर करने का पैसा देते हैं उनको. बिल्कुल हकीकत है सर, सच्चाई है. अब लोगों को बहुत बुरा लगेगा सुन के, मैं आपको एक हकीकत बताता हूँ. हमने अभी फाइटर जेट्स का हमने ऑर्डर हमने दिया फ्रांस की रफाल को. कितने का ऑर्डर था सर? 3,25,000 करोड़ या फिर 3,75,000 करोड़, दो में से एक नंबर था. इसके अंदर ऑफकोर्स लोग बोल सकते हैं कि मेंटेनेंस का भी कॉस्ट है, मिसाइल्स का भी कॉस्ट है. 3,75,000 करोड़ ओवरऑल खर्चा. इसमें कितने प्लेन हमें मिलेंगे? 114, 120, जो भी 114 प्लेन हमें इससे मिलने हैं.
और ये प्लेन हमें कब से मिलेंगे? कुछ फ्लाईवे कंडीशन में आएंगे, कुछ बाद में आएंगे। टोटल सारे प्लेन आते आते 114 2040 आ जाएगा, तब तक आएंगे प्लेन हमारे पास। चाइना ने पिछले 1 साल के अंदर 120 J-20 फाइटर जेट्स बना के इंडक्ट किए हैं। हम जितने 2040 तक फ्रांस से हम लेंगे, कुछ यहाँ पे असेंबल होंगे, कुछ यहाँ बनेंगे एक्सेट्रा, जो भी है, बट 2040 तक जितने आएंगे उससे ज़्यादा चाइना ने खाली J-20 जेट्स पिछले 1 साल के अंदर बना करके अपनी सेना में इंडक्ट किए हैं। और ये खाली J-20 जेट्स हैं, वो और भी जेट बनाते हैं। 5th-6th जनरेशन है शायद ये। वो 6th जनरेशन जेट के ऊपर भी काम कर रहे हैं। मैं आपको ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि हम कितनी बड़ी दिक्कत में हैं आज के दिन। क्या एक, मैं नहीं बोल रहा हमारी सेना काबिल नहीं है, हमारी सेना काबिल है, लेकिन क्या उन्हें वो सपोर्टिंग आर्सेनल उन्हें दिया जा रहा है? हमारी सेना कितनी भी अच्छी, हमारे फाइटर पायलट कितने भी अच्छे, और उनको वो प्लेन ही नहीं मिल रहे, उनको उतने प्लेन ही नहीं मिल रहे कि उनका मुकाबला कर सके, तो वो क्या करेंगी? और उनको जब वो चाहिए, या तो आप बाहर से खरीद के ऐसे दोगे, जो कि इतने मिल रहे हैं 2040 से, कहेंगे हम उससे कुछ होना नहीं है, मजबूरी है तो लेना ही पड़ रहा है, वो वाली चीज़ है। हमें डोमेस्टिक जो बनाने हैं वो हमें पता ही है क्या हाल है। मजाक बन के रह गया जी। हमने एक प्लेन हमने बनाया तेजस, 40 साल से डेवलपमेंट के बाद वो प्लेन हमारा रेडी होता है। 40 प्लेन नहीं हम दे पाए अपनी एयरफोर्स को आज तक। सबसे ज़्यादा हंसी की बात पता है क्या है? अभी 3 दिन या 4 दिन पहले HAL की टीम ने जो ये प्लेन्स जो बना के रेडी कर लिए हैं, Mark 1A, तेजस Mark 1A, राइट, सारे प्लेन एक जगह खड़े किए, अपनी पूरी टीम के मिली कुछ लोगों को खड़ा किया, फोटो खींच के डाला, बिल्डिंग इंडिया समथिंग। ये सारे वो प्लेन है जो बन के खड़े हैं, एक भी एयरफोर्स को नहीं दिए गए। क्यों? इंजन नहीं उसके लिए हमारे पास। इंजन आना US की GE से, F404 नाम से इंजन है जो आ नहीं रहा है। 6 इंजन डिलीवर हो चुके हैं, साल भर हो गया है। आज से 1 साल पहले HAL के जो CMD हैं, मेरे को नाम नहीं पता, जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्हें ओपनली मीडिया में कहा था, लिस्टेड कंपनी तो उन्हें सब बोलना पड़ता है, उन्होंने आके बोला कि इस साल के एंड तक विल डिलीवर 8 प्लेन्स। फिर बाद में आके बोलते हैं 6 प्लेन्स, फिर बाद में आके बोलते हैं 4 प्लेन्स, फिर बाद में आके बोलते हैं मार्च में पहली डिलीवरी होगी। मार्च भी निकल के 1 प्लेन डिलीवर हुआ नहीं। रादर क्या हुआ, सारे प्लेन्स को आपस में खड़ा करके बिना इंजन के प्लेन है फोटो खींच के डाल दी, देखो हम क्या काम कर रहे हैं। क्या करें उन प्लेन्स का? हमारी एयरफोर्स उन्हें उड़ा सकती है। चाइना के पास पिछले 1 साल के अंदर 120 ऐसे नए J-20 प्लेन्स जो कि उड़ के एक्चुअल में कुछ कर सकते हैं। हमारे पास क्या है जी? 7-8 ऐसे प्लेन जो कि बिना इंजन के हमने खड़े करके फोटो डाल दिए। उससे लड़ेंगे हम फोटो से? हम ऐसे फोटो दिखाएंगे उनको? मैं ये सटायर भी नहीं कर रहा, ये दर्द की बात है। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या हमें मेरिट को प्रमोट करके देखना नहीं चाहिए कि वहाँ पे कौन लोग बैठे हैं। मैं नहीं कह रहा कि HAL के पास या ADA के पास या DRDO के पास अच्छे साइंटिस्ट नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ जो बेस्ट ऑफ साइंटिफिक टैलेंट जो इंडिया में प्रोड्यूस होता है वो इंडिया में काफ़ी हद तक नहीं रुकता है। अगर आप न्यूज़ रिपोर्ट्स को देखेंगे आपको पता चलेगा कि IIT बॉम्बे से जो भी ग्रेजुएट्स निकलते हैं अक्रॉस डिफरेंट स्ट्रीम, चाहे वो सिविल हो, मैकेनिकल हो, कोई भी हो, ये खाली IIT बॉम्बे का नंबर है। कोई बोलता है कि 40% बच्चे हर साल ग्रेजुएट होते ही सीधा बाहर जा रहे हैं, कोई बोलता है 60% होते हैं। उनकी गलती नहीं है, उनको जहाँ बेहतर मिलेगा वो जाएंगे। बट पॉइंट इज़ वो HAL क्यों नहीं रिक्रूट कर पा रहा सर? वो DRDO क्यों नहीं रिक्रूट कर पा रहा? क्योंकि इनका तो एक वो निकलता है सिस्टम कि इतने रोल ये वाले हम हायर करेंगे जिसके लिए ये वाला पे बैंड है, आपको 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपया मिलेगा। ये है बाहर जाके वो आदमी महीने का जब 15 लाख छाप सकता है, आपको लगता है यहाँ रुकेगा? क्यों रुकेगा? नहीं रुकेगा। आप भी नहीं रुकते, मैं भी नहीं रुकता। ये तो हम लोग इतने नालायक थे हम वो बन ही नहीं पाए। बट कहने की मतलब ये है टू बिल्ड, ऐसा नहीं कि हम इंजन नहीं बना सकते। अरे यार सबसे कमाल की बात ये है, जर्मनी ने हिटलर के राज में, मैं हिटलर की तारीफ नहीं कर रहा, पहले बता रहा हूँ, बहुत बुरे आदमी थे, सब कुछ थे, लेकिन हिटलर ने उस समय जर्मनी पे राज किया जब जर्मनी की इकोनॉमी की लंका लगी हुई थी, और उन्हें उस समय पर फाइटर जेट्स बनाए। उन्होंने फाइटर इंजन का उन्होंने पूरा उस टाइम पूरा इजाद किया जो पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे उनके पास। 5 साल के अंदर फ्रॉम नथिंग टू उस जमाने में उन्हें फाइटर जेट का उन्हें इंजन उस टाइम बनाया। उस टाइम ऑफकोर्स इतने ज़्यादा नई जनरेशन के इंजन नहीं होते, बट उस टाइम पे उन्हें 5 साल के अंदर बनाया। हमने 40 साल लगा दिए, हम एक इंजन नहीं बना पा रहे। क्यों? क्योंकि हम बेस्ट ऑफ टैलेंट नहीं लगा पा रहे। बेस्ट ऑफ टैलेंट लगाने के लिए अगर हमारे पास फ्रांस को देने के लिए 3,75,000 करोड़ हैं,
हम क्यों इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे कि भैया ये 3 लाख का पे बैंड है, 2 लाख का पे बैंड है, इसके लिए हमें इतने लोग हम रिक्रूट करेंगे, जिसको आना है आ जाओ। नहीं यार, पे द बेस्ट मनी टू अट्रैक्ट द बेस्ट टैलेंट। ले क्या उन्हें IIT बॉम्बे का एक एक बच्चे को ऐसा पैकेज मिलना चाहिए आइडियली कि वो सपने में भी ना सोचे मैं बाहर जाकर काम करूं, राइट? अगर प्राइवेट सेक्टर से वो नहीं मिल रहा, हमारी सरकार के अपॉर्चुनिटीज की कमी तो नहीं है ऐसे टैलेंट के लिए। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, पैसे की कमी नहीं है। अगर हमें फ्रांस को देने के लिए 3,75,000 करोड़ है हमारे पास, इन लोगों को देने के लिए सैलरी हमारे पास कभी नहीं होनी चाहिए। दो सबको करोड़ करोड़ रुपए का पैकेज है, 2-2 करोड़ के दो, लेकिन इनको कैसे भी रिटेन करो। ये बेस्ट ऑफ टैलेंट है, ये हमारी उम्मीद है। ये उम्मीद भारत से बाहर नहीं जानी चाहिए। उनको ऐसा सोचने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्या वो सरकार का दायित्व नहीं बनता है? अब बहुत लोग बोल सकते हैं ऑलरेडी इनकी पढ़ाई पे इतना सब्सिडी लगा दिया एटसेट्रा हो गया कि सब्सिडी एजुकेशन तो ऐसे और कितना देंगे एटसेट्रा। आप कुछ भी कहो, इन दी एंड देश रहना चाहिए। देश रहना चाहिए तो देश के लिए ये सब करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं। इस टैलेंट को कैसे भी बाहर जाने से रोकना पड़ेगा, और उसके लिए अगर पैसा लगता है तो सरकार को लगाना जिम्मेवारी है। नहीं लगाएंगे तो ये लोग बाहर जाएंगे, और HL के लिए साइंटिस्ट नहीं मिलेंगे। इसरो का आपको मैं बात बताता हूँ। मैं एक स्टार्ट मैंने भी कुछ दिन पहले पढ़ा था, 3 महीने पहले, तब से मैंने इसके ऊपर पोस्ट लिखा। पोस्ट भी काफ़ी वायरल हुए, बट वायरल पोस्ट से देश नहीं बदलता ना। हमारी इसरो ने पिछले पूरे साल के अंदर 5 रॉकेट लॉन्च किए। ठीक है। US में SpaceX है जो इलन मस्क की है, उसने हर 1 घंटा और 1 दिन और 20 घंटे के अंदर एक रॉकेट लॉन्च किया। चलो उसको भी छोड़ देते हैं, चाइना आ जाते हैं। उन्होंने पिछले पूरे साल के अंदर 93 रॉकेट लॉन्चेस किए हैं, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सब कुछ मिला के 93। हमने कितने की सर? 5। न्यूजीलैंड एक अदना सा छोटा सा देश है, उसके अंदर रॉकेट लैब्स नाम से एक छोटी सी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, जिस कंपनी की उम्र 10 साल की नहीं है। वो हमारे पूरे भारत देश के इसरो से ज़्यादा रॉकेट लॉन्च कैसे कर लेती है सर? मेरे को समझ नहीं आता। हकीकत ये है, हमारा देश रॉकेट लॉन्च करता है गिनती के। कितना भी बुरा लगे, हकीकत है। हकीकत ये है, हमारे देश के लोगों को जब सैटेलाइट जब लॉन्च करने हैं, उनको इसरो का सैटेलाइट महंगा लगता है, उनको इसरो का लॉन्च उन्हें महंगा लगता है। तो वो शिप्स के अंदर, एयरप्लेन्स के अंदर अपने सैटेलाइट्स को भर करके, इतने भारी वजनदार सैटेलाइट होते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, प्लस टेक्निकल टैलेंट भी बहुत सारी चीज़ जो वहाँ तक जाता है, वो उनको भेजती है US, वो उनको भेजती है फ्रांस, वो उनको भेजती है न्यूजीलैंड। उनके रॉकेट्स के थ्रू इनको लॉन्च किया जाता है अक्सर। ये हो रहा है, बहुत होता है कि ऑफकोर्स है ना सर। 5 लॉन्च में इतने बड़े देश के जो प्राइवेट सेक्टर की इतने सैटेलाइट से कहाँ से लॉन्च करोगे? वो नहीं होता ना। एंड वो बाहर से इसलिए हो रहा है कि वो सस्ता पड़ता है। वो सस्ता क्यों पड़ रहा है? अब ये बात आती है, वो लोग बनाए रीयूजेबल रॉकेट्स। हम कब बनाएंगे सर? अगर हमारे इसरो से वो नहीं हो रहा है, इसरो के पास एनेबलिंग एनवायरनमेंट है, उसको यूज़ करके प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहन दिया जाए। जो 2021 में कोविड आने के बाद इकोनॉमी को बूस्ट करने के नाम पे फाइनली स्पेस सेक्टर को लिबरलाइज किया गया, काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, पर क्या उतना काफ़ी है? स्पेस पे कौन प्राइवेट प्लेयर्स हैं अभी अपने यहाँ इंडिया में? अग्निकुल नाम से, अग्निकुल कॉस्मोस नाम से एक है, पिक्सल नाम से एक है, जो कि सैटेलाइट डेटा के ऊपर काफ़ी काम करते हैं, सैटेलाइट्स भी लॉन्च कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं। और आपका एक स्काई रूट नाम से एक है, जो कि खुद का रॉकेट वगैरह बना रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, ये सब लोग इसलिए कर पा रहे हैं कि उनको सरकार का, इसरो का वजह समर्थन मिल रहा है। ये बड़े प्लेयर्स इसमें कोई भी नहीं है अभी तक, अंबानी, अडानी, सर बड़े प्लेयर्स उस चीज़ के अंदर घुसना चाहते हैं कि हम आपको रॉकेट बनाने के लिए हम कंपोनेंट्स और सप्लाई करेंगे, वो सब करेंगे, उसमें वो लोग घुस रहे हैं एंड ऑलरेडी कर रहे हैं। इसरो के जो रॉकेट्स अभी बनते हैं, PSLV का जो रॉकेट जाता है, इसके अंदर बहुत कुछ है जो कि LNT से बन के आता है। 150 से ऊपर ऐसे इंडिया में पूरे प्लेयर्स है जो कुछ ना कुछ बनाते हैं उसके कंपोनेंट्स उस तरह से। अभी सरकार ने ये जरूर कोशिश की कि जो इसरो की जो PSLV के रॉकेट बनते हैं उसके प्रोडक्शन में बढ़ानी पड़ेगी। तो HAL अभी तक बनाता था, जो सरकार की जो फाइटर जेट बनाता है वो ये भी बनाता है। तो इसके अलावा बोला कि हम बिडिंग रखेंगे ताकि प्राइवेट सेक्टर में और लोग बना पाए। तो अब जब और लोगों को बनाना, बिडिंग रखी, उसमें कौन जीता? HAL। अडानी जी ने भी उसमें बिड डाली, LNT ने भी बिड डाली, बट जीता कौन? HAL। अब उसके ऐसे कोई अपडेट है नहीं, पता नहीं किसको मिलेगा, क्या मिलेगा। बट पॉइंट इज, प्राइवेट सेक्टर को अंदर खींच के लाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम पीछे रह रहे हैं सर। एंड पब्लिक सेक्टर में जो इसरो है उसकी धरोहर है, हम इसलिए नहीं बनाना चाहिए ना कि जो बन गया अब इसको धीरे धीरे मरने देते हैं। उसको आगे बढ़ना है, उसको SpaceX से कम्पीट, न्यूजीलैंड की जो रॉकेट लैब्स है उसको उससे कॉम्पिटिटिव से रहना पड़ेगा ना, चाइना वाले से कॉम्पिटिटिव से रहना पड़ेगा। उसके लिए उन्हें बेस्ट ऑफ टैलेंट मिलना चाहिए। बेस्ट ऑफ टैलेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट
कि IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर जब बेस्ट ऑफ इंडिया के इंस्टीट्यूट है, NIT में चले जाते हैं, NIT वारंगल एक्सेट्रा, जो बेस्ट ऑफ टैलेंट जो निकलता है, साइंटिफिक टैलेंट, उसको बाहर मत जाने दो। अगर कोई बच्चा जिसको नौकरी नहीं मिली है, उठा के उनको बेस्ट ऑफ पैकेज दो, उनको यहाँ पे लेके आओ। हमने इतनी सब्सिडी लगा के सब कुछ करके बेस्ट ऑफ टैलेंट जो प्रोड्यूस किया, हम उसको रिटेन करने के ऊपर मेहनत क्यों नहीं कर रहे हैं? उसको वजह दो कि भैया वो इसरो में जाके काम करे, उसको वजह दो कि वो जाकर के आपका HAL के लिए काम करे, वो DRDO के लिए काम करे। तलब होनी चाहिए अंदर से। यहाँ पे वो वजह ही नहीं रहती सर। चाइना में ये नहीं होता। दे आर एक्चुअली ब्रिंगिंग बैक पीपल, चाइनीज पीपल जो कि बाहर इतने साल से काम कर रहे हैं, कि वापस आओ, तुम्हें जो बोलोगे वो दिया जाएगा, बस तुम यहाँ पे बनाओ। सिंपल एग्जांपल लेते हैं सर, हमारे जो प्लेन्स है राइट, इंडिया ने 1700 प्लेन्स ऑर्डर किए हुए हैं एयरबस और बोइंग से। ठीक है। चाहे वो इंडिगो के हों, आपके ये एयर इंडिया के एक्सेट्रा। इंडिगो के अलोन लगभग 990 प्लेन्स हैं, एयर इंडिया के लगभग 500 प्लेन्स अभी बाकी जो आई नहीं है, और फिर अकासा के भी हैं लगभग कुछ 75 एक प्लेन्स, स्पाइस जेट के हैं कुछ, एट्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे प्लेन बाहर से आ रहे हैं। चाइना ने बोला हम भी सारे बाहर से इंपोर्ट करते हैं, हमारा और बड़ा मार्केट है, हम खुद का प्लेन क्यों नहीं बनाते? 20 साल लगाए उन्होंने, खुद का प्लेन एक बन गया, कोमैक, सब कुछ हो गया। अब उसके अंदर एक इंजन लगता है, इंजन आज भी GE से आता है, सेम वो वाली कंपनी। GE का साफरान फ्रांस की जो है, दोनों का एक जॉइंट वेंचर है कॉल्ड CFM। CFM दुनिया की जो ये इंजन्स होते हैं वो बनाने वाली इंडस्ट्री में 2 सबसे बड़े प्लेयर है, उनमें से एक है। US कंपनी है? हाँ, अमेरिकन कंपनी है। तो CFM के इंजन इनमें लगते हैं चाइना के प्लेन में। अब इन्होंने 1 साल के अंदर लगभग 12 प्लेन इन्होंने बनाए, अनाउंस किया कि अगले साल हम 75 प्लेन बनाएंगे। इनके पास 1000 से ज़्यादा प्लेन्स की ऑर्डर बुक है। चाइना की जो मैंने बताया ना 3 स्टेट ओन्ड एयरलाइंस और बाकी भी है, उन्होंने ही ऑर्डर दिए हुए हैं। प्लेन वहाँ उड़ रहे हैं, अच्छी तरह उड़ रहे हैं। फिर ये होता है कि US और ट्रंप और इनकी शी जिनपिंग की लड़ाई होती है। ट्रंप क्या बोलते हैं, इंजन की एक्सपोर्ट रोक दो। तो चाइना ने क्या देखा, मैंने 12 प्लेन बनाए थे, मैंने बोला इस साल मैं 75 बनाऊंगा, मैं 20 से ऊपर में बना नहीं पाया क्योंकि इंजन ही नहीं आ रहे। चाइना ने क्या बोला, हमारे 2007 से खुद का इंजन बनाने का प्रोग्राम चल रहा है, 2011 में उसका इनिशियल उसका ट्रैक्शन उसका आने लग गया था। लेट्स एक्सपेडाइट दैट। पब्लिक गोल अनाउंस किया सर, 2 साल के अंदर इंजन विल बी रेडी फॉर टेस्टिंग, और 2 साल टेस्टिंग होगी, और 2 साल के उसका डिप्लॉयमेंट शुरू होगा। मैक्सिमम बाई 2030 हमारे जो प्लेन्स हैं इसके अंदर CFM की जगह हमारे अपने इंजन हम लगाएंगे। खुद का प्लेन बना चुके, खुद का फाइटर इंजन बनाने, खुद का जेट प्लेन का इंजन बनाने जा रहे हैं। हम इसमें खुश हो रहे हैं कि यार अडानी जी ने एम्ब्रेयर के साथ डील कर ली, यहाँ पे असेंबली होगी प्लेन की। हमारा इंजन छोड़ा हमारा प्लेन कुछ तो बने सर। मैं नहीं कह रहा कि अच्छी बात नहीं है इंडिया में असेंबली होगी एम्ब्रेयर की प्लेन्स की, बहुत अच्छी बात है, पर हम जिससे compete कर रहे हैं वो बेस्ट ऑफ टैलेंट को बाहर नहीं जाने देता। जो बाहर जाता है उसको वापस लेके आता है, सब कुछ बेस्ट वहाँ से सिखा करके, और इंश्योर करता है कि वो यहाँ पे चीज़ें बनाए जो कि उनके देश को आगे लेके जाए। हम वो नहीं कर रहे हैं सर। हम रादर क्या करते हैं, हम वेट करते हैं वो बाहर जाएं, वो कल को अपनी कोई खुद की कंपनी बनाए या फिर किसी और बड़ी कंपनी का कोई CEO वगैरह बन जाए, फिर हम उनके लिए रेड कार्पेट हम बिछाते हैं कि प्लीज़ आओ हमारे इन्वेस्टमेंट करो। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। और टू बी वेरी फ्रैंक, लोग बुरा लगे, बट हमें जो इन्वेस्टमेंट वाली जो बात कह रहा हूँ ना, हम उसमें भी बहुत बुरा काम कर रहे हैं। हमारी सरकार की एक बॉडी है, अफिलिएटेड बॉडी है, इन्वेस्ट इंडिया। पब्लिक गोल है सर कि 2010 तक, 2025 से 2010 बोल दिया मैंने, 2025 से लेकर 2030 तक एवरेज इंडिया में साल की $110 बिलियन की FDI आनी चाहिए। अब ये बातें देखो मासेस को समझ में आती नहीं है, जो अधिकतर जो हमारी आवाम है तो सवाल भी नहीं पूछती कि क्या हुआ यार। $110 बिलियन की FDI आनी थी, पीक हम $75 बिलियन हम ला चुके हैं, गिर के हम 60-62 बिलियन पे आ गए। कैसे होगा $110 बिलियन? हो ही नहीं पाएगा। मोर इम्पॉर्टेंटली, हम जो रेड कार्पेट बिछा के लोगों को अट्रैक्ट हम करने की कोशिश कर रहे हैं, हम अनाउंसमेंट बड़ी करते हैं, ये MOU साइन हो गया, वो हो गया, एट्सेट्रा, नंबर्स में नहीं हो रहा सर ट्रांसलेट। एंड इंडियन नंबर्स ही सच्चाई है। $60 बिलियन, $65 बिलियन की हमारी FDI आ रही है। नेट लेवल पे देखेंगे ना, $3 बिलियन की FDI है, नेगेटिव हो जाती है कई बार। क्यों? इंडियन कॉन्ग्लोमरेट्स भी अब कई इतने बड़े हो चुके हैं, बाहर इन्वेस्ट करने। जैसे अडानी जी ने इसराइल में हाइफा का पोर्ट खरीदा, उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अंबानी जी आपका ये क्या नाम है इसका, UAE में काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट कर, पूरे पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं जॉइंट वेंचर में। तो बाहर भी हम भी इन्वेस्ट करते हैं, उसे करके वो बराबर हो जा रहा है।
कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे? इलाज एक ही है, हमें देश के अंदर 400 और अडानी अंबानी बनाने पड़ेंगे, 400 टाटा JSW बनाने पड़ेंगे, और उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ टैलेंट को इंडिया में रिटेन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप हज़ार के 10,000 ऐसे बच्चों को रिटेन करेंगे तो जाके उनमें से कुछ निकलेंगे। 10 बच्चे हर साल दीपेंद्र गोयल बनेंगे। दीपेंद्र गोयल का मतलब है हर किसी को $1 बिलियन 10,000 करोड़ का कुछ कॉर्पस बनना शुरू होगा आज से 5 साल में। वो जब बनेगा ना सर, वो आदमी जिसने कुछ नहीं से जब उसने 10,000 करोड़ अपना बना लिया, वो आदमी अगले 10 साल के अंदर 10,000 से 1 लाख करोड़ भी बनाएगा। उसको वो आता है गेम। दीपेंद्र गोयल भी वो कर रहे हैं, और खाली दीपेंद्र नहीं, और भी ऐसे नाम है। पेटीएम के विजय शेखर शर्मा, कितना भी स्टॉक पिट गया, कुछ भी हो गया, मैं कितना भी उनको क्रिटिक करूँ कि बिजनेस में उनकी कई मेरे को दिक्कतें लगती है, उन्होंने पैसा बनाया, उन्होंने और कितने लोगों पे पैसा लगाया भी है, उनको एनेबल भी किया है, वो आज कितने और नए बिजनेसेस बना रहे हैं। हमें ज़रूरत है कि हम ऐसे और 4,000 विजय शेखर शर्मा खड़े करें हिंदुस्तान में, और ऐसे 10,000 दीपेंद्र गोयल हम खड़े करें देश के अंदर। और वो तभी होगा जब ये लोग जो देश छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, उनकी गलती नहीं है, उनको कैसे भी यहाँ रिटेन किया जाए। सबसे कमाल की आपको बात बोलता हूँ, हमारे यहाँ पे अगर इसरो के अंदर अगर बेस्ट ऑफ टैलेंट को अगर हम रोकने के हम तरीके निकाल लें, HAL के अंदर रोकने के तरीके निकाल लें, ऐसा नहीं है कि भैया वो आने वाले 50 साल तक HAL में काम करेंगे। उनमें से कुछ लोग होंगे जो देखेंगे मैंने काम सीख लिया, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले लिया, वो छोड़ेंगे, अपनी खुद की चीज़ें बनाना शुरू करेंगे। सही बात है। वैसे होता है एंटरप्रेन्योरशिप। और फिर वो यहाँ पे जब स्ट्रैटेजी सेक्टर में जब वो चीज़ें बनेंगी, उसका इम्पैक्ट सर अलग ही आएगा ना। ट्रू। हमें वो करने की ज़रूरत है। अगर आज के टाइम पे चाइना लेट से अपने एक्सपोर्ट्स रोक देता है, दुनिया में क्या बदलाव आएगा? सर दुनिया की लंका लग जाएगी, सभ्य भाषा में बोलूँ तो, और ये मैं सभ्य भाषा में बोल रहा हूँ। रीज़न बीइंग, एक्सपोर्ट्स पे मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि कौन से एक्सपोर्ट्स हैं। ऐसे बहुत सारे क्रिटिकल एरियाज़ हैं जहाँ पे चाइना ने मोर देन 80-90% का अपना मार्केट शेयर बना रखा है। और 50% छोड़िए, कहीं पे अगर 15% का भी मार्केट शेयर हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो पाम ऑयल का स्पेस है, राइट, पाम ऑयल आपको पता है हमारे जो चिप्स विप्स बहुत बार बोलते हैं, इससे कार्डियक इश्यूज़ के रिस्क बनते हैं, सब होता है। मेजॉरिटी जो हमारे पास आता है वो 2 जगह से आता है, मलेशिया से और आता है आपका इससे इंडोनेशिया से। अब क्योंकि ये वॉर हुआ, इंडोनेशिया की सरकार ने ऑलरेडी बोला होता है कि हम 40% बायोडीजल की ब्लेंडिंग पे जा रहे हैं, मतलब पाम ऑयल को डीजल के साथ ब्लेंड करके यहाँ पे बेचा जाता है, जैसे हमारे पे इथेनॉल ब्लेंडिंग होती है। एकदम से बोल दिया कि जुलाई से या जून से, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, जून या जुलाई से B50 किया जाएगा। मतलब इतनी ब्लेंडिंग और बढ़ाई जाएगी तो मार्केट में पाम ऑयल की शॉर्टेज हो जाएगी। खाली उतने से के ऊपर दुनिया भर में पाम ऑयल के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। टेंशन सबको, अरे क्या होगा। यहाँ पे तो ये लोग चीज़ों के ऊपर 80% 90% मार्केट शेयर बना के बैठे हैं। दुनिया को मिलेगा तो हमसे मिलेगा। सोचिए सर क्या होगा। उसको बोलते तराईमाम। बेस्ट एग्जाम्पल है जो रेयर अर्थ्स के टाइम पे हुआ। अभी पिछले उन्होंने बोला हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, मैग्नेट तो नहीं देंगे, नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या दिक्कत हुई? अगर मैं बजाज ग्रुप के ऊपर आऊँगा, क्योंकि वो खुला बोल देते हैं सरकार से कोई भी दिक्कत है तो बजाज ऑटो के जो आपके चेयरमैन, आई थिंक राजीव बजाज है, मेरे को नाम नहीं याद है, राजीव ही आई थिंक, वो ओपनली आते हैं CNBC Day 18 पे उन्होंने बोला है कि जो आपका जुलाई का महीना जो गया उसमें हमारे चेतक जो स्कूटर्स बनते हैं, जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है, उसकी प्रोडक्शन आधी थी, जैसा चल रहा है अगस्त में 0 प्रोडक्शन होगा, उन्होंने बोल दिया था। लकीली फिर सिचुएशन थोड़ी इंप्रूव हुई, सप्लाई आनी चालू हुई तो चीज़ें चली। बट अगर उस महीने का अगर आप देखेंगे सबकी सेल्स भी उस टाइम डिप हुई थी कि स्कूटर जब बना ही नहीं पा रहे हैं आप, खाली बजाज की नहीं, सबकी सेल्स डिप हुई थी। जब आपको मैग्नेट ही नहीं मिल रहे हैं, वही नहीं हो रहा है, आपकी पूरी इंडस्ट्री ठप हो जाती है। अब जरा ऐसे समझिए, इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग GDP है, ठीक है, उसका लगभग 40% खाली इंडिया की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से आता है। जब इसके लिए मैग्नेट आने बंद हो जाए, ये सारी इंडस्ट्री, इंडिया का जो GST कलेक्शन है उसका लगभग 45% खाली ऑटो सेक्टर से होता है। 45%? जी हाँ। इसीलिए जब ये GST जब कटौती की गई, सबसे ज़्यादा बूम कहाँ देखा गया? गाड़ियों की सेल्स में, बाइक्स की सेल में, क्योंकि सबसे ज़्यादा कटौती भी वहीं पे हुई और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन भी वहीं से आता है। इसीलिए इतनी बड़ी कटौती हुई, लेकिन सेल इतनी बढ़ गई तो GST का लेवल नहीं गिरा। पहले अगर हम महीने का लगभग 2 लाख करोड़ का GST आता था कलेक्शन, आज भी उतना हो रहा है, जबकि इतनी बड़ी कटौती की गई, सब कुछ किया गया, राइट। इतने इंपॉर्टेंट सेक्टर का अगर खाली वहाँ पे मैग्नेट्स के एक्सपोर्ट्स को रोक करके ऐसा हाल यहाँ पे किया जा सकता है कि वे पूरी इंडस्ट्री एकदम रुकने को आ जाए, सोचिए उनका कितना बड़ा कंट्रोल है। और क्या क्या हम लेते हैं चाइना से? लेट्स से अगर बताना हो कि चाइना से हम क्या क्या इंपोर्ट कर रहे हैं। आप
इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट्स आप ले लीजिए, फॉर एग्जांपल हमारी सोलर वाली बैटरी की बात कर लेते हैं, राइट। सारे प्लेयर्स ने बोला कि हम मतलब कि इंडिया में सेल बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, राइट। चाइना ने बोला कि मैं मशीन नहीं दूंगा। रिजल्ट इज प्लांट कहाँ लग रहे हैं? अब खाली बैटरी के प्लांट लग रहे हैं, सेल के तो लग नहीं रहे। सेल का अगर आगे पीछे किसी ने प्लांट लगाया है यहाँ पे, तो दैट इज इन अ टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप विद चाइनीज एंटिटीज़। फॉर एग्जाम्पल टाटा ग्रुप, वो अपनी खुद की सेल की पूरी यूनिट लगा रहे हैं, ठीक है। वो यूनिट कहला रही है अग्रतास। अग्रतास में बिना कोई शोर हो जाए प्यार से उन्होंने, ठीक है, खाली एक दो न्यूज़ आउटलेट जिन्होंने कवर किया है, उन्होंने उस कंपनी का 12% स्टेक सिर्फ और सिर्फ 550 करोड़ की वैल्यूएशन पे, 550 करोड़ के अगेंस्ट नहीं, 550 करोड़ की वैल्यूएशन पे एक चाइनीज एंटिटी को बेच दिया, ताकि उनसे टेक्नोलॉजी मिल सके, सपोर्ट मिल सके। मजबूरी है, लाना तो वहीं से पड़ेगा। आपके जो एक्साइड वाले जहाँ जो प्लांट लगा रहे हैं, उनकी भी पार्टनरशिप एक चाइनीज़ कंपनी से है। हमारा राजा वाले यहाँ पे जो प्लांट लगा रहे हैं, उनकी भी पार्टनरशिप एक चाइनीज़ कंपनी से है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? टोटली डिपेंडेंट ऑन चाइना। या तो उनसे लो या फिर उनसे हाथ मिला के करो, और कोई रास्ता है नहीं। JSW ग्रुप जो इतने शोर मचा रहे हैं कि हम ये लगाना चाहते हैं, ऑप्शन नहीं है उनके पास भी, तो ओपनली बोल रहे हैं वी आर लुकिंग, वी आर एक्सप्लोरिंग पार्टनरशिप्स। खुला बोला जा रहा है कि व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, JSW ग्रुप के जो पेट्रियार्क हैं आपके सज्जन जिंदल जी, उन्हें ओपनली ओपन डैश में, और कोई शर्म की बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि हकीकत है। वो चाइना की कंपनी से पार्टनरशिप करके वहाँ की गाड़ियाँ इसलिए लेके आ रहे हैं कि वो सीधा बोल रहे हैं वो हमसे 15 साल आगे हैं। मैं 15 साल लगा के यहाँ गाड़ी बनाऊंगा, तब तक वो और आगे हो जाएंगे। बेटर है मैं उनसे हाथ मिलाऊँ, यहाँ पे वाली लॉन्च करूँ, ग्रेजुअली उनसे सीखूँ एंड फिर अपना लेके आऊँ। वो उस रास्ते पे जा रहे हैं, और वो क्यों कर रहे हैं? कि ऑप्शन नहीं है, उनके बिना तो हो ही नहीं सकता। ये असलियत है। टाटास की हम जब बात कर रहे थे, राइट, अग्रतास में 12% एक चाइनीज़ कंपनी को बेचा, ठीक है। पैरेलल में उनकी एक और उनकी कंपनी टाटा ऑटोकॉम्प, वो भी सेल बनाती है, जो कि आपकी टाटा की अब तक जो पंच गाड़ियाँ जो आती है, उनके अंदर वही वाली बैटरी लगती थी, जिसमें बहुत दिक्कतें आ रही थी। ऑटोकॉम्प जो टाटा ऑटोकॉम्प जो बनाती है जो सेल, वो कौन बना रहा है? उनका एक जॉइंट वेंचर है विद अ चाइनीज़ कंपनी कॉल्ड गोशन एनर्जी। वो भी एक जॉइंट वेंचर बना रहा है विद अ चाइनीज़ कंपनी, ठीक है। दिक्कतें आने लगी, तो टाटा कर्व जब गाड़ी आई, उसके बाद जो टाटा सियरा आई, सबके अंदर जो बैटरीज लग रही है, उसके लिए पार्टनरशिप किससे करी गई? जॉइंट वेंचर नहीं, अब सीधा पूरा बैटरी पैक सीधा ला रहे हैं CATL से। CATL दुनिया की सबसे बड़ी EV बैटरी मैन्युफैक्चरर है, लगभग 35% का मार्केट शेयर उनका है, वहाँ से लेके आ रहे हैं। और चाइनीज़ है। यही नहीं, अब जरा ऐसे समझिए, जब आप EV बैटरीज की अब बात करते हैं, राइट, लगभग 35% मार्केट शेयर CATL का है, वो और एक्सपैंड कर रहे हैं। नंबर 2 पे आता है BYD जैसे गाड़ियाँ बनाता है, बसें बनाता है, वो खुद की सेल बैटरी सब कुछ खुद बनाता है। जब सेल प्रोडक्शन की कैपेसिटी आप देखेंगे, दुनिया का नंबर 2 प्लेयर CATL के बाद BYD, वो भी चाइनीज़ है। यार आप इन दोनों को मिलाते तो लगभग 55% ऑफ द मार्केट, 55% इन दो का ही है। फिर जो आपको पता है गोशन एनर्जी भी आता है, जो आपको पता है एक ऑक्टेलियन नाम से एक प्लेयर है, वो भी आता है। ये सारे अगर आप जोड़ते जाएँ तो लगभग 75% ऑफ ग्लोबल सेल प्रोडक्शन की कैपेसिटी है, वो ही नहीं की है। जो बाकी की है भी, जैसे यहाँ पे भी इंडिया में एक्साइड वाले लगा रहे हैं, हमारा राजा लगा रहा है, ये इनसे पार्टनरशिप करके ही लगा रहे हैं। तो ट्रू मार्केट शेयर जो इनके बिना नहीं चलेगा, वो 75 नहीं, वो शायद 80, 90, 90% तक जाता है। ये है ग्राउंड हकीकत। और ये कैसे अचीव किया गया? नेशनल प्रायोरिटी थी, 5 ईयर प्लान में बनाया गया कि आने वाले दिनों में हमें ये वाले मार्केट्स हमें कॉन्कर करने हैं। इसके लिए यूनिवर्सिटीज़ में उसके आपसे कोर्सेज बनाए गए, सीट्स ही वो वाले, बच्चों को पढ़ना है तो यही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नेशनल प्रायोरिटी, देश को आगे लेके जाना है हमें, देश की नीड है, उसके लिए यही सीखना पड़ेगा। तो बच्चे उसके अंदर जाते हैं, compete करते हैं, R&D करते हैं, उसके लिए ग्रांट वहाँ पे सरकार देती है, वो बेस्ट ऑफ वर्ल्ड का टेक वहाँ पे बनाते हैं। रिजल्ट ये होता है, चाइना 2011 में दुनिया की सबसे बड़ी पेटेंट फाइलिंग मशीन बनती है, मतलब USA को ट्रम्प करती है, और सबसे ज़्यादा साल के जो R&D के पेटेंट जो फाइल किए जाते हैं वो चाइना करने लगती है। 2011 में होता है। 2019 में पहली बार ऐसा होता है कि चाइना के पेटेंट्स बाकी की पूरी दुनिया के सारे पेटेंट से ज़्यादा फाइल होते हैं, और वो हर साल हो रहा है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा पेटेंट्स कौन फाइल करता है? मैंने भी आपको बताया था, स्टेट ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नंबर 2 पे आती है हुआवे। नंबर 3 पे कौन सी कंपनी आती है? आपकी है ये टेंसेंट। नंबर 4 पे आती है आपकी बाइडांस। नंबर 5 पे आती है अलीबाबा। लाइन लगी हुई सर, इसमें भी कंपटीशन है, सबकी है कंपटीशन। और कमाल की बात पता है क्या है? ये मैंने नंबर जो 5 आपको बताए, ये पांचों मिलकर के
टोटल वहाँ पे जो पेटेंट फाइलिंग होती है चाइना में उसका 2% भी नहीं बनता है। मतलब समझ रहे हैं आप कि कितनी ज़्यादा वहाँ पे R&D की फाइलिंग हो रही है कि टॉप 5 प्लेयर्स मिलकर के 2% ऑफ टोटल फाइलिंग भी इंक्लूड नहीं करते। कैसे, मतलब ये सारा कुछ कैसे कर ले रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग में भी वो बढ़िया कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी में भी बढ़िया कर रहे हैं, वो अपने लोगों को सारी सुविधाएं भी दे रहे हैं। मतलब ये चौतरफा विकास है। तो बिल्कुल है सर, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि नेशनल प्रायोरिटी के हिसाब से पूरा एजुकेशन अपैरेटस सेट किया है। इसलिए बोला जाता है ना एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि अच्छा एक स्कूल बना दो, बच्चे वहाँ पे ABCD सीख जाएं। एजुकेशन एंड टू एंड होता है और स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव से होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें अच्छे से पता है कि यार हम ना आगे चल के रेलवेज़ की लाइन में हम बहुत इंप्रूवमेंट हमें करने की ज़रूरत है। तो सरकार जब बुलेट ट्रेन अनाउंस करती है कि इसका हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसके साथ ही अनाउंसमेंट नहीं होना चाहिए ना कि हाँ आने वाले 4 साल के अंदर हमारा पहला रेलवेज़ का यूनिवर्सिटी खुल जाएगा जहाँ पे इसके लिए फिर रेलेवेंट टैलेंट बनेगा। चाइना में 10 साल पहले के प्लान में वो ऑलरेडी इंक्लूसिव था। 2008 में जब आपकी पहली बुलेट ट्रेन लाइन की जब बनी ओलंपिक्स के टाइम पे, उससे 10 साल पहले उनकी पहले रेलवे इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी थी जो ऑलरेडी बन चुकी थी। उनके प्लान में तब से था कि भैया हमें आगे रेलवेज़ को बहुत हमें मॉडर्नाइज में करना पड़ेगा, उसके लिए टैलेंट चाहिए, टैलेंट अभी से बनाओ। उनके लिए क्या कोर्स होगा वो डिज़ाइन करते हैं, इनको सिखाओ। 4 साल के अंदर वो वाला टैलेंट मार्केट में आने लग जाता है, जो कि स्टेट उन जो कंपनीज है जो कि बुलेट ट्रेन्स बना रही हैं उनकी, वो उनको हायर करती हैं। अब सडनली डेडिकेटेड रेलवे इंजीनियरिंग के हिसाब से टैलेंट हर साल मार्केट में आ रहा है उसी यूनिवर्सिटी के थ्रू, जो कि लगातार इन्हीं इंडस्ट्रीज़ के अंदर जा रहा है। सडनली अब इतने साल में देखें तो हर साल 1000 करके भी देखें, आपके पास 50,000 लोग पड़े हैं आपके पास। मतलब आपने एक पौधा लगाया था, वो फल दे रहा है। हमारे यहाँ पे जब बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ उसके 5 साल बाद जाके तो यूनिवर्सिटी बनती है। अब यूनिवर्सिटी शुरू होती है राइट, स्टार्टिंग में कितने 100 बच्चे होंगे, 200 बच्चे होंगे, बच्चे मतलब हमारी एज के भी होंगे तो मतलब कि 200 लोग होंगे। अब तक में मिला के कितने ऐसे लोग हमने बना लिए होंगे? 1000 लोग, 1500 होंगे। क्या ये काफ़ी है हिंदुस्तान के स्तर पर? नहीं है सर। डिफरेंस सर कहाँ पे आता है? हमें अच्छे से पता है कि आगे की नेशनल प्रायोरिटीज़ क्या होंगी, हिसाब से होना चाहिए। अब आपको एक हार्ड नंबर बताता हूँ। व्हेन इट कम्स टू पेटेंट फाइलिंग्स, ठीक है, जब आप कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं, इंडिया में मोर देन 50% ऑफ द पेटेंट्स फाइल्ड इन इंडियन यूनिवर्सिटीज़, मैं प्राइवेट सेक्टर की बात यूनिवर्सिटी जब मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज़ ओनली इन कंप्यूटर साइंस एंड IT इन कंप्यूटर साइंस के अंदर हो रहा है मोर देन 50%। चाइना में नंबर 25% भी नहीं है। वहाँ पे पेटेंट्स फाइल हो रहे हैं बायोटेक के ऊपर, वहाँ पे आपकी फाइलिंग होती है टेलीकॉम के ऊपर। एक्चुअली वांट टू कॉन्कर इट ऑल। वहाँ पे हो रहा है आपका स्पेस टेक के ऊपर, हमारे यहाँ नहीं होता सर। नया एक्सप्लोर कर रहे हैं वो। क्यों? बना रखा ऑलरेडी। हमें आने वाले 5 साल के अंदर ये सेक्टर्स पे हमें डोमिनेशन बनाना है, उसके लिए ये टैलेंट अभी से लगेंगे, लगाओ। डिफरेंस आता है वहाँ से। हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर आगे पीछे हर जगह कंप्यूटर साइंस ही बच्चा पढ़ना चाहता है। हकीकत है, कारण उसका पैकेज सबसे अच्छा लगता है। टाइम्स एंड तो न्यूज़ उसी की आती है ना कि फेसबुक IIT खड़गपुर के लड़के को 1 करोड़ रुपए के लिए वहाँ पे ड्राइविंग सोर्स ऑफ एवरी स्टूडेंट। वहाँ पे सरकार ने इंश्योर किया है जिसको फेसबुक नहीं लेके जा रही होगी उसको हमारे वाले जो हैं वो लोग करेंगे हायर। प्राइवेट सेक्टर भी नहीं करेगा तो हम बैठे, हमें ज़रूरत है। वहाँ पे CRRG नाम से कंपनी है। CRRG क्या करती है? मेट्रो की कोचेस बनाती है, या फिर नॉर्मल जो ट्रेन होती है उसके कोचेस बनाती है। दुनिया की सबसे बड़ी ऐसी कंपनी है वो। हमारी बैंगलोर की जो मेट्रो है, ठीक है, उसके डब्बे वहाँ पे बनने थे। अब बाद CRRG में पूरा का पूरा बिडिंग उन्होंने जीता। फिर वही गलवान वाली जो क्लैश हुई कोविड के टाइम पे, तो उसके बाद वाला कॉन्ट्रैक्ट फिर एकदम पूरा कोल्ड वाटर चला गया। अब वो ऑर्डर पूरा करना है, बिड उन्होंने जीती है, वो लेकिन पूरा नहीं कर पा रहे क्योंकि उनसे इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे? उनका कराया गया टेक्निकल कोलैबोरेशन विद इंडियन कंपनी कॉल्ड टीटागढ़ वैगन्स। अब वो टीटागढ़ वैगन्स अब वो बनाना शुरू कर रही है। रिजल्ट क्या होता है? 5 साल से बैंगलोर में मेट्रो की क्राइसिस चल रही है। क्राइसिस मतलब मेट्रो है नाम की, लाइन बनी है, लेकिन उसमें इतने कम डब्बे हैं कि भीड़ पे भीड़ लग जाती है। अब वहाँ पे मेट्रो के डब्बे पहुँच नहीं रहे क्योंकि चाइना से आ नहीं सकते। अब नया किसी टेक्निकल कोलैबोरेशन भी करा दिया, उसको बनाने में सीखने में टाइम तो लगेगा।
अब धीरे धीरे रैंप अप हो रहा है, तो अब जाके वो डब्बे वगैरह कहीं ना कहीं डिलीवर होने शुरू हुए, राइट। ये क्यों हुआ? हमारे पास वो टैलेंट ही नहीं था, उन्होंने वो टैलेंट लगातार बना करके वो कंपनी खड़ी कर दी और वो PSU है। फ़र्क वहाँ पे आता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बोली है, मैं यही मेंशन भी कर दूं कि हमारे यहाँ पर जो भी चीज़ सरकार के हवाले कर दी गई तो उससे हमें दिखता है कि हाँ भाई, अगर अस्पताल कोई सरकारी है तो हमें हालात पहले से पता है, सबको पता है ना, उसमें क्या। स्कूल जो सरकार के हवाले हैं उनके हालात सबको पता है। अब जिस जगह पर भी सरकार इन्वॉल्व हो जा रही है तो वहाँ पर लोग कह रहे हैं कि भैया इसको प्राइवेटाइज कर दो, इसकी स्थिति तो ठीक हो जाए, एयरलाइंस में अच्छा प्राइवेट प्लेयर्स आ गए, चलो अब बेटर हो जाएगा। अगर कोई बस स्टेशन कोई प्राइवेट प्लेयर बना देगा तो बेटर हो जाएगा, भले वो पैसे ज़्यादा लेगा। वहीं चाइना में हम देख रहे हैं कि जो स्टेट भी जो चला रहा है, जो सरकार भी चला रही है, वो ऐसा नहीं है कि बस गड्ढमड चल रहा है मामला, वो आकर के वैसे ही compete कर रहे हैं जैसे एक प्राइवेट प्लेयर compete कर रहा है। ऐसा कैसे हो जा रहा है? मतलब ये सर, सबसे पहले आपको स्टार्ट इस पे बताऊंगा, लोगों को पता नहीं है। तो स्टॉक मार्केट होता है, स्टॉक मार्केट का एक ओवरऑल सारे स्टॉक्स का मार्केट कैप अगर आप ऐड कर दो, मार्केट में जो उसकी जो वैल्यू है सारे स्टॉक्स मिला करके ऐड कर दो, चाइना में more than 60% जो वैल्यू है वो स्टेट ओन एंटरप्राइजेस से आती है। इसका मतलब आप समझे कि सरकारी कंपनियां अकेले इतनी वैल्यूएबल है वहां पे कि पूरे स्टॉक मार्केट का 60% वैल्यू सरकारी कंपनीज का है वहां पे। उनको इतना एफिशिएंटली चलाया जाता है। कैसे? अब उस पे आते हैं कैसे, ये क्यों होता है, इस पे आंसर आता है सिंगापुरियन मॉडल। हम सिंगापुर की जरा सी तारीफ यहाँ कर देना, लोग बोलते हैं अरे वो छोटी सी सिटी की तरह है यार, तुम किसको कंपेयर कर रहे हो, मुंबई का पॉपुलेशन उनसे ज़्यादा है। मैं बोलता हूँ पॉपुलेशन ज़्यादा तो मुंबई को सिंगापुर बना दो, एक ही वर्ल्ड क्लास सिटी दे दो, बना दो। पहली बात तो ये। सेकेंड चीज़, सिंगापुर हमारे लोगों को बोलो तो लोगों को क्या दिखता है, एक छोटी सिटी, हम इंडिया से कंपेयर नहीं कर सकते। चाइना वालों ने बोला हम उसी से सीखेंगे। थोड़ा सा मैं पीछे लेके जाऊंगा, 1980s में डेंग शाओपिंग जब आए थे तो वो जाते हैं सिंगापुर। सिंगापुर जाते हैं, ही फेल्स इन लव विथ व्हाट वाज बिल्ट, क्योंकि सिंगापुर जब मलेशिया से सेपरेशन होता है, इट वाज अ फिशिंग टाउन, खून खराबा, गरीबी, ये सब था वहाँ पे। बहुत बुरा हाल था। ली कुआन यूं वहाँ के फाउंडिंग फादर थे, उन्होंने काया पलट कर दिया 15 साल के अंदर। इट वाज बस्लिंग मेट्रोपोलिस, आगे चल के बढ़ता गया, हर साल 15% 12% से इकोनॉमी ग्रो कर रही। क्या हो रहा है यहाँ पे, कमाल हो रहा है। डेंग शाओपिंग जो कि माओ जेडोंग ने चाइना की लंका लगा के लग दी थी एक तरीके से, वो जब वहाँ पे उसको टेक ओवर करते हैं, नाउ ही वांट्स कि यार मैं ये चीज़ करूँ, चाइना नीड्स दैट। तो वो जब जाके समझते हैं, डेंग शाओपिंग की बहुत अच्छी दोस्ती थी ली कुआन यू से, ये बहुत पॉपुलर नैरेटिव, ली कुआन यू ने इसके ऊपर काफ़ी किताबें भी लिखी हैं, प्लीज़ पढ़ो, मैं सबको बोलता हूँ कि बहुत सीखने को उससे मिलता है, पब्लिक पॉलिसी क्या चीज़ होती है। अच्छा। तो पूरा का पूरा मॉडल वहाँ पे बनता है। डेंग शाओपिंग स्टार्ट्स बाय सेंडिंग चाइनीज ब्यूरोक्रेट्स टू सिंगापुर फॉर 6 months ईच, कि वहाँ जाके सीख के आओ। ब्यूरोक्रेट्स जाएंगे, सीख के आएंगे। आज तक ये होता है टिल डेट। 22, ये 2022 का डेटा मैं बोल रहा हूँ, 2022 तक 22,000 चाइनीज ब्यूरोक्रेट्स सिंगापुर जाकर के ट्रेनिंग लेके वापस आए थे। अभी भी अब तक तो इनमें शायद 25,000 रुपये, 25,000 लोग, 25,000 लोग हो चुके होंगे। बट पॉइंट इज, वहाँ क्यों भेजा जा रहा है? ताकि वो सीख सकें कि भैया कैसे चला जाता है एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेसी कैसी होनी चाहिए। फिर ये लोग जब वापस आते हैं, दीज गाइज ऑपरेट ऑन द सिंगापुरियन प्रिंसिपल्स। वो क्या होता है, मेरिट ट्रम्प्स ऑल। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप दलित हैं, हाइट में छोटे हैं, काले हैं, गोरे हैं, क्या हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बन चुके हैं ना ब्यूरोक्रेट, नाउ यू हैव टू कम्पीट। आपको अगर चाहिए कि हाँ इसके बाद आपका प्रमोशन हो, कुछ भी हो, यू हैव टू कम्पीट एंड डिलीवर। अब वो कैसे किया जाता है? ये जितने भी लोग जहाँ पे भी पोस्टिंग होती है, चाहे किसी PSU के अंदर हो, चाहे किसी डिपार्टमेंट के अंदर हो, एवरीबडी इज रैंक्ड कि जब तुम वहाँ पे थे वहाँ पे आउटकम क्या आया। ठीक है, हर चीज़ को देखा जाता है। तो ब्यूरोक्रेट्स देयर एक्चुअली गो आउट ऑफ द वे टू डू थिंग्स जो उनसे एक्सपेक्टेड नहीं होती, जिससे इम्पैक्ट आए। एग्जाम्पल देता हूँ, वहाँ पे 2 शहर हैं, एक है आनहुई और एक और नाम है उसके जिस सटा हुआ एक और शहर है, आनहुई और एक और। अब इन दोनों की म्यूनिसिपैलिटीज़ जो चलाते थे, दोनों के ब्यूरोक्रेट्स थे। दोनों ने बोला कि यार हमारे यहाँ ना जॉब्स नहीं है। और जैसे हमारे हिंदुस्तान में भी हमने देखा, मैंने आपको ये बताया कि मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारी जॉब्स बनती है और मैन्युफैक्चरिंग GDP का 40% ऑटोमोटिव सेक्टर से आता है। उन्होंने बोला कि यार जॉब्स क्रिएट करने सबसे बड़ा तरीका है यहाँ पे ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो। 2 म्यूनिसिपैलिटीज़ के जो आपके चलाने वाले लोग थे, 2 ब्यूरोक्रेट्स, उन्होंने मिलकर हाथ मिलाया और एक कंपनी लॉन्च करी कॉल्ड चेरी। चेरी बनाती गाड़ियाँ।
चेरी आज के दिन चाइना की, हम BYD बहुत सुनते हैं, चेरी चाइना की सबसे बड़ी कार एक्सपोर्टर है, वन ऑफ द बिगेस्ट कार मैन्युफैक्चरर ग्लोबली। ये 11 गाड़ियों के ब्रांड ये चलाता है। इसकी जेटूर नाम से एक गाड़ी है जो कि मिडिल ईस्ट में जिसने मचा के रख दिया है अभी। ओमोडा नाम से एक गाड़ी है जो कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया में मचा के रख दिया है। नेपाल हमसे सटा हुआ जो देश है, वहाँ पे ओमोडा की गाड़ियाँ यूँ बिक रही हैं अभी, ठीक है, वो इसी का ब्रांड है। ऐसे 11 ब्रांड्स ऐसे चला रहे हैं, 80 से ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट ये करते हैं, ठीक है। बेस्ट पार्ट इज इंडिया में JSW ग्रुप जो गाड़ी भी लॉन्च करने जा रहा है अपनी खुद के नाम से, MG के अलावा, वो जेटूर की गाड़ी है, वो चेरी की है। अब यार सोच के देखो, 2 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ब्यूरोक्रेट्स ने ये बनाया। हमारे यहाँ पे ये लोग कचरा नहीं उठा पा रहे यार, नो ऑफेंस, बट नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ नाले ये लोग जो बनाते हैं वो ऐसे होते हैं कि यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे बंद हो गया, और ऐसे भी नहीं कि जाम हुआ है, वो बनाए ऐसे कि यहाँ पे दीवार है, यहाँ दीवार है, अब अंदर वो कहीं जा नहीं सकता, फ्लो नहीं होता है। हमारे यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी हम क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ पे उन्हें गाड़ी की कंपनी बनी जो दुनिया भर में जिसने मचा के रखा हुआ है। सिमिलरली एक और कंपनी आती है साइक, शंघाई ऑटोमोटिव समथिंग कॉर्पोरेशन, जिसने बाद में MG को खरीदा, UK का ब्रांड था और आज MG पूरा वो चलाता है। ऐसी और भी कई सारे ब्रांड्स हैं, वेबू नाम से उनका एक और ब्रांड है। तो ये जितनी भी गाड़ियाँ हम सब देखते हैं इनकी होती है। साइक इज अगेन व्हाट, अ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज था ये। चाइना की सबसे बड़ी जो बस मैन्युफैक्चरर है, दुनिया की सबसे बड़ी जो बस मैन्युफैक्चरर है, इट्स अ कंपनी कॉल्ड यूटोंग। यूटोंग का प्राइवेटाइजेशन 2003 में जाके हुआ। तब तक वो एक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज था, उसको एक ब्यूरोक्रेट चलाता था। उसने इतना अच्छा चला, उसको इतना कॉन्फिडेंस आ गया, उसने अपने ही मैनेजमेंट के कुछ लोग जोड़े, एक प्राइवेट इक्विटी ग्रुप के पास गया, उनसे हाथ मिलाया एंड सरकार से पूरी कंपनी खरीद ली। आज के दिन वो कंपनी साल की 1.5 लाख बसेस बनाती है। वो कंपनी साल का 45,000 बसेस को एक्सपोर्ट करती है। वो दुनिया की सबसे बड़ी बस एज वेल एज इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरर है। जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट आपको बता दूं, ये कंपनी साल का 1.5 लाख बसेस बनाती है। इंडिया में टोटल जितने भी बस मेकर्स हैं सबके मिला के जो कैपेसिटी है वो 50,000 बसेस की नहीं है, और इस साल का 1.5 लाख बना रही है। या एक ब्यूरोक्रेट वहां पे ये कर देता है। क्यों? डे 1 से ट्रेंड है फॉर 2 थिंग्स। नंबर 1, मेरिट पे काम करोगे तो सब कुछ मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। नंबर 2, हम एक 5,000 पुरानी सिविलाइजेशन है, हमारे साथ बहुत कुछ उल्टा सीधा हो गया तो आज हम पीछे हो गए, हमको वापस उस जगह पहुंचना है। वहाँ पे CCP जो पार्टी जो बोली जाती है, उनका एम्बिशन नहीं है। एक बच्चे के अंदर बचपन से वही चीज़ घुसाई जाती है एंड बच्चों को सबसे ट्रेन भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, चाइना इज एक्चुअली रनिंग, वह सरकार वहाँ पे चला रही है, नेशन वाइड वेट लॉस प्रोग्राम। उनको नहीं चाहिए कि यार हमारा अमेरिकी वाला हाल हो कि जैसे जैसे लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, बाहर का खाना पीना बढ़ रहा है, तो हम लोग सब ओबेसिटी की शिकार बन जाए। हमें नहीं चाहिए कि भैया हमारे देश का जो पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, लोग कमा रहे हैं, वो लोग डायबिटीज़ की दवाइयों में, किडनी ट्रांसप्लांट में, इन सब में खर्चा करें। सो एक्चुअल में नेशन वाइड वेट लॉस प्रोग्राम चल रहा है। दिस इज क्रेजी। सरकार की प्रायोरिटी आप देख रहे हो, वहाँ पे सरकार की पॉलिसी है इसके ऊपर भी। हमारे यहाँ पे आपको लगता है ऐसी कोई पॉलिसी की है जब बच्चा 3 साल का नहीं होता तब तक उसके ऊपर कुछ फोकस भी करना है? नहीं होता कुछ। पॉलिसी अभी तो पेपर में होगी, हम ऐसा करना चाहेंगे, होता कुछ नहीं है। वहाँ पे देयर इज एक्चुअली एन पॉलिसी जो कि जिसके ऊपर एक्चुअल में पैसा लगाया जाता है, साल का लगभग $120 बिलियन, ठीक है, टू इंश्योर कि ये जो बच्चे हैं इनका न्यूट्रिशन बेस्ट रहे। वाई? वेरी क्लियर, देश का जो फ्यूचर है वो ये बच्चे बनेंगे, ठीक है। ये बच्चे, अगर ये पहले जो 3 साल होते हैं जीवन के, ये सबसे फॉर्मेटिव होते हैं। इसमें आपका ब्रेन के विकास में अगर कहीं पे कोई कमी रही, लाइफ लॉन्ग आपकी कुछ ना कुछ आपकी कमियां रहेंगी। यहीं पे सॉल्व करो। इनको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिलना चाहिए, मिनरल्स मिलने चाहिए, सब कुछ मिलने चाहिए। हाउ टू इंश्योर दैट दे आर एक्चुअली वर्किंग ऑन दोज थिंग्स। हमारे यहाँ आंगनबाड़ी में मिड डे मील प्रोग्राम है, तो उसमें 1 लीटर दूध में 3 लीटर पानी डलता है। क्यों? क्योंकि बजट ही इतना कम है। टीचर बोल रहे हैं वहाँ पे कि जो लिस्ट है जिसमें लिखा हुआ है कि 1 अंडा मिलना चाहिए, ये दूध मिलना चाहिए, इतना प्रोटीन होना चाहिए, दाल होनी चाहिए, अगर हम जिस हिसाब से महंगाई को देखेंगे तो हम इससे कम से कम 3 गुना बजट चाहिए। तो 1 लीटर दूध पड़ रहा है, 3 लीटर पानी पड़ रहा है, अच्छा सफ़ेद हो गया, दूध बांट दो। आए दिन आते हैं वीडियोस। 100% अग्री विथ यू। सो एक सिंपल सी बात है, घुमा फिरा के वहीं पे हम आ जाते हैं। अटल जी ने बात कही थी, ये देश रहना चाहिए। शायद हमारे देश वाले ने सुनी नहीं, चाइना वालों ने सुन ली थी। तो
वो लोग एक्चुअली भी उसके ऊपर काम कर रहे हैं। लास्ट में बस ये बातचीत करना चाहूँगा, बहुत इंसाइटफुल और बहुत लंबी बातचीत हो गई कि हम जो अक्सर ये कहते हैं कि बॉयकॉट चाइना हर साल भर में 1.5 साल 2 साल में एक बार ये होता है, तो क्या ऐसा है भी कि हम बॉयकॉट चाइना कर सकते हैं? सर पता ही है इसका आंसर, तो क्या बोलूँ मैं। मतलब मेरे को लिस्टिकल आप बताओ एक, कि चाइना पे ऐसे कि इस पे हम इस पे डिपेंडेंट हैं, तो बॉयकॉट चाइना फिर कैसे हम करेंगे? देखो सर, एक हकीकत है हमारे यहाँ पे जो चीज़ मेड इन इंडिया भी होती है वो बेसिकली असेंबल्ड इन इंडिया होती है। ठीक है, उसमें कई कंपोनेंट्स धीरे धीरे लोकलाइजेशन बढ़ रहा है, लेकिन मेजॉरिटी कंपोनेंट्स भी असेंबल्ड इन इंडिया होते हैं। उसके अंदर का माल बाहर से आ रहा है। बाहर से कहाँ से आ रहा है? चाइना से आ रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत चलो ये सब कुछ हटा दीजिए, इन दी एंड हर चीज़ का आप इंडिया में बनाने में ले जाओ, सबका रॉ मटेरियल क्या है? मिनरल्स, राइट? चाहे वो लिथियम हो, चाहे वो कॉपर हो, चाहे वो स्टील हो, यही सब लगता है। चलो स्टील तो फिर भी हमारे यहाँ बनता है, हम वी आर सरप्लस, बट मेजॉरिटी चीज़ें जो हैं मिनरल्स है, सब में डोमिनेंस चाइना ने बना रखा है। वहाँ भी जहाँ पे वो खुद उनके रिजर्व्स नहीं है। फॉर एग्जांपल निकल आपको पता है एक मिनरल है, हमारी जो बैटरीज होती है उसके अंदर वन ऑफ द की कंपोनेंट्स होता है। हम लिथियम बहुत सुनते हैं, लिथियम, कोबाल्ट एंड तीसरा निकल। ठीक है, कोबाल्ट की जब आप रिजर्व्स देखोगे चाइना के पास ज़्यादा है नहीं, लेकिन दुनिया का 95% ऑफ कोबाल्ट इज माइंड बाय चाइना और चाइनीज एंटिटीज़। हाउ? 80% जो कोबाल्ट की जो माइनिंग होती है, जो रिजर्व्स हैं, वो कॉन्गो में है, DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। 2008 में जाके वहाँ पे माइन खरीद ली। हमारे पास नहीं है, हम खरीद लेंगे। निकल की बात आती है, दुनिया का लगभग 55% ऑफ द रिजर्व इज वन कंट्री कॉल्ड इंडोनेशिया, अनदर 20% इज विद फिलीपींस, बाकी इधर उधर है। इंडोनेशिया में जो आपका जितना भी निकल जो प्रोसेसिंग होता है, माइन होना, प्रोसेसिंग होना, ठीक है, उस पर 80% मार्केट शेयर चाइनीज स्मेल्टर्स का है, चाइनीज एंटिटीज़ का है। हमारे पास नहीं है, हम बनाएंगे। माइंडसेट है, इन दी एंड हमारा कंट्रोल होना चाहिए। एंड लोग बोल सकते हैं कि यार चाइना तो बड़ी गंदी चीज़ है, ये तो हर जगह अपने कब्जा कर रहे हैं। अरे नहीं यार, वो अपने देश हित का सोच रहे हैं। हमें ये सवाल पूछना चाहिए, जब चाइना कोबाल्ट में जाके वो खरीद रहा था, हम सो रहे थे? कोबाल्ट की माइनिंग में तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए थी, हम क्या कर रहे थे तब? हमारे पास भी थी ना एंटिटीज। तो मनमोहन जी तब सो रहे थे क्या? हकीकत में तो ये सवाल आना चाहिए। उसके बाद भी हर साल ये करते रहे, बाद में मोदी जी आए, मोदी जी अब तक सो रहे थे क्या? मैं आपको कमाल की बात बताता हूँ, मेरे को इतनी हंसी आती है सर, क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर आजकल बहुत बात होती है ना। पिछले 2 साल से हमारी सरकार एकदम जागरूक हो गई, 3 साल से, ये नहीं हमें भी करना पड़ेगा, चाइना ने इतना डोमिनेंस बना लिया, अब उसके रिजल्ट दिख रहे हैं एटसेट्रा। हमारी सरकार की जितने PSUs वो एक्टिव हो जाते हैं कि नहीं हमें करना पड़ेगा। ये क्या करते हैं? कोल इंडिया MOU साइन कर रहा है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ में कि हम मिल करके एक्सप्लोर करेंगे क्रिटिकल मिनरल्स। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड क्या उसमें लेना देना है सर? कोल इंडिया MOU साइन कर रहा है BHEL के साथ, BHEL के साथ, कि हम मिल करके क्रिटिकल मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन करेंगे। हमारे यहाँ MOU खेल रहे हैं, और ये MOU एक PSU दूसरे PSU के साथ कर रहा है, ऐसे PSU के साथ जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है। IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसने MOU साइन किया कि हम क्रिटिकल मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन करेंगे। उसका क्या लेना देना है सर? उसका क्या एक्सपीरियंस है उसने? मतलब एंड रिजल्ट ये है, 3 साल में 52 अलग अलग ऐसे MOU से साइन हो चुके हैं जो PSUs के अंदर ही हो रहे हैं। अब ये नंबर और बढ़ भी गया होगा, दिसंबर 2025 तक 52 यानी 52 ऐसे MOU साइन हुए थे। हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। मीनवाइल चाइना का प्रोडक्शन बढ़े जा रहा है, वो दुनिया भर में जाके माइंस वाइन खरीदे जा रहा है। अब नया वहाँ पे सिस्टम चल गया, उन्होंने बोला कॉपर की बहुत शॉर्टेज होगी, दुनिया भर में कॉपर के माइंस खरीदो। वो पिछले 10 साल से जहाँ पे कोई कॉपर के माइन मिलते हैं वो लपेटे जा रहे हैं। कजाकिस्तान में उन्होंने खरीद लिया, चिले में खरीद लिया। ये उनकी सरकारी कंपनीज हैं, सरकारी कंपनीज भी कर रही हैं, प्राइवेट कंपनीज भी कर रही है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड माइंस की हम बात करते हैं, दे आर वेरी वेरी बिग ऑन गोल्ड। 2007 तक दुनिया का जो रॉ गोल्ड का जो ओर होता है उसकी माइनिंग में साउथ अफ्रीका वाज नंबर 1। 2007 में चाइना उसको ट्रम्प करता है। उस समय पे चाइना ने साल का 270
टन का माइनिंग करना शुरू किया था 2007 में, जब उसने साउथ अफ्रीका को ट्रम्प किया। आज के इन चाइना साल का 400 टन एक साल का माइनिंग करता है। ये नंबर हर साल ऊपर जा रहा है। मोर इंपॉर्टेंटली इसमें अच्छा खासा शेयर है प्राइवेट माइनर्स का, जिनको बहुत ज़्यादा पुश किया जाता है। इनमें कंपनी जिजिन, ZIJIN, प्लीज़ उसके बारे में जाके गूगल कीजिएगा, मैं दर्शकों को भी बोल रहा हूँ। जिजिन हर 3 महीने में आप न्यूज़ पढ़ोगे, वो बाहर कोई ना कोई गोल्ड की माइन खरीद रहा है, गोल्ड बेच रहा है, माइन कर रहा है, पैसा कमा रहा है और माइन्स खरीद रहा है और प्रोड्यूस कर रहा है और कर रहा है। हम जो बोलते हैं ना ग्रोथ स्टार्टअप्स होते हैं, ग्रोथ स्टार्टअप्स क्यों बोला जाता है? वो हर साल 30, 35, 40% से ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पे माइनिंग कंपनी है सर, माइनिंग कंपनी ऐसे ग्रो नहीं करती है, ये कर रहे हैं। क्यों? अगर माइन्स खत्म हो रही हैं, हमारे से इतने प्रोडक्शन हो सकता है, और माइन खरीद लो और खरीद लो। दुनिया भर में माइन्स खरीद रहे हैं लोग और रुक नहीं रहे वहाँ पे। दे एक्चुअली वांट टू इंश्योर कि कहीं पे भी सोना तो हमें मिले, हमारे देश के अंदर स्पेशली। हमारे यहाँ पे सर KGF था माइन। चलो गोल्ड से हटते थोरियम की बात करते हैं। दुनिया भर में बोलते हैं ना हमारे पास दुनिया के सबसे बड़े थोरियम के रिजर्व्स हैं। टॉप 10 प्लेयर्स के अंदर चाइना आता भी नहीं था, किसी को पता नहीं था चाइना में होगा भी, क्योंकि कभी था ही नहीं। सडनली 2025 में डिस्कवरी होती है, वो लोग बोलते हैं हमारे पास तो ऑलमोस्ट 1 मिलियन टन का रिजर्व है। इंडिया के जो हम रिजर्व्स इतने साल से हम सुनते आ रहे हैं कि हमारे पास दुनिया की सबसे ज़्यादा थोरियम है, राजस्थान की थार डेजर्ट के अंदर थोरियम भरा हुआ है, दैट इज़ अबाउट 800,000 टन्स। मतलब उससे ज़्यादा 8 लाख टन से ज़्यादा चाइना के पास है, और सडनली अब मिल रहा है। क्यों मिल रहा है सर? क्योंकि वो ढूंढ रहे हैं। हमने बोला हमारे पास KGF में सोना है, अब वो माइन करना मुश्किल हो गया क्योंकि हम इतना नीचे जा चुके, मिल नहीं रहा है, तो है नहीं जी, खत्म हो गया, कहानी खत्म। अब हम साल का 800 टन के आसपास सोना इम्पोर्ट हम करते हैं, जिसमें से हार्डली 1 से 1.5% हम डोमेस्टिकली माइन हम करते हैं, बाकी सब इम्पोर्ट हो रहा है। क्या हमें भी एफर्ट्स डालने चाहिए चाइना की तरह? आंसर इज यस। वाई? चाइना को भी नहीं पता उनके पास और है, बट वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। नवंबर में दे अनाउंस कि उन्होंने एक डिपॉजिट ढूंढा, नवंबर एंड में दे अनाउंस एक और ढूंढा, दिसंबर की 21 तारीख को उन्होंने अनाउंस किया उन्होंने एशिया का सबसे बड़ा अंडर सी गोल्ड डिपॉजिट उन्हें ढूंढ निकाला है। अंडर सी गोल्ड डिपॉजिट, एशिया का सबसे बड़ा। वो लोग एफर्ट डाल रहे हैं, हमें ढूंढना है यार, है तो निकालो, देश हित में चाहिए। हम क्या कर रहे हैं सर? सवाल खाली एक है, क्या हमारे अंदर वो भूख है कि हम एक समय पे दुनिया की सबसे ताकतवर देशों में से एक थे, सदियों 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 पहले? क्या हम लिटरली वहाँ पे पहुँचना चाहते हैं, या खाली हम ये बोल के खुश हैं कि हम तो विश्वगुरु हैं? हम नहीं हैं, हम वो बनने का कैलिबर रखते हैं अगर हम एक एजुकेशन फर्स्ट अप्रोच पे जाएं एंड एजुकेशन को अलाइन करें। ये नहीं कि एजुकेशन यहाँ पे खाली बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, नंबर आ रहे हैं, वो नहीं, पास हो रहे हैं बच्चे, वो नहीं। एजुकेशन को अलाइन किया जाए विद नेशनल इम्परेटिव्स। अगर देश को ज़रूरत है कि आने वाले 10 साल में वी आर गोइंग टू नीड अ लॉट ऑफ बायोटेक पीपल, तो उसकी सीटें बनाई जाएं और ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि बच्चे वहीं पे जाएं। ये कैसे सॉल्व किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा है, और वो सॉल्व करना ज़रूरी है। वो सब सॉल्व किया जाए, फिर उनको R&D के लिए जो एफर्ट्स है उसके लिए पैसा लगाया जाए। इंडस्ट्रीज़ के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई जाए कि ये लोग कल को जब इंडस्ट्रीज़ बनाएं, इनको वही उनको अरीना मिले जो कि अडानी जी को मिलता है, जो JSW को मिलता है, जो टाटा को मिलता है, जो अंबानी जी को मिलता है। तब जाके होगा कि कल को ये लोग उस लेवल प्लेइंग फील्ड पे आकर के वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर पाएंगे इंडिया के लिए। और 20 साल बाद शायद हम भी फिर से बोल पाए कि हाँ दिख रहा है, आने वाले और 20 साल में हम भारत को वापस उस सोने की चिड़िया बना पाएंगे। ट्रू। अदरवाइज नहीं होगा। और सब कुछ घुमा फिरा के कहाँ पे आता है? एजुकेशन, जिसके ऊपर हम ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमने समझने की कोशिश की, कई सारी लेयर्स को, माइंडसेट को, ब्यूरोक्रेसी को, स्टेट कैसे चल रहा है उसको समझने की कोशिश की। इस पॉडकास्ट से हमारा जो मोटिव है वो सिर्फ सिंपल साफ यही है कि कहाँ पर हम चूक रहे हैं, कहाँ ऐसा है जो हमारी सरकार का, शायद हमारी ब्यूरोक्रेसी का कहने के हिसाब से कम जो इंटेंशन है कि हम ग्रो करें, उसमें हम किस जगह पर पीछे रह जा रहे हैं, कहाँ हमें अपने आसपास से सीखना चाहिए, चाहे वो चीन हो या कोई भी देश हो जो हमसे किसी चीज़ में बेहतर कर रहा है, वो क्यों बेहतर कर रहा है और क्या हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं, ताकि सिर्फ बोलने के लिए नहीं,
हम सच में ग्रो कर सकें। तो उम्मीद है कि जयंत जी की बातें आपको समझ आएंगी और हम अपने लेवल से क्या एफर्ट्स कर सकते हैं, हम क्या क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ बढ़ सकते हैं, हम कैसे सोच सकते हैं और हम क्या मांग कर सकते हैं। जनता का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है कि हम जिस तरीके की डिमांड रखते हैं शायद सरकारें भी वैसे ही हमें डिलीवर करने लगती हैं। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। आप अपने थॉट्स ज़रूर बताइएगा कि पॉडकास्ट आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।